नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं जो आपके क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है, जिसका नाम है बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं, संस्थाएं और कार्यक्रम का प्रबंधन। तो क्या है इस चैप्टर में हम मेनली क्या समझने वाले हैं, आपने चैप्टर के नाम से समझ लिया है। क्या है, आप ये चैप्टर जो है आपका मिड टर्म का जो है लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद क्या है, आपको फाइनल टर्म की तैयारी करनी है। मिड टर्म में आपके 1st to 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके अलग अलग इकाई से, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है हम उसको स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज ही हम क्या है जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं उसको करेंगे। तो इस चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। आपने नाम से देख लिया क्या है, बच्चे, युवाएं और वृद्धजन। हम इसमें 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं, युवाएं हैं, जो यंग है, चाइल्ड है, और जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, वृद्धजन जो होते हैं। तो उनके लिए कौन कौन सी सहायक सेवाएं और जो संस्थाएं हैं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, उनके लिए प्रबंध की जा रही है, बहुत सारी नीतियां लाई जा रही है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो बनाए जा रहे हैं। तो क्यों बनाए जा रहे हैं हम ये सब देखेंगे, क्यों आवश्यक है ये सारी चीजें, कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं इनमें, और कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो कि हमारे समाज में जो है सरकार द्वारा लाई जा रही है, ताकि लोग क्या है उनका फायदा उठा सके। तो आपका जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। तो यहाँ आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, आपने देखा कि बच्चे, वृद्धजनों और युवाओं के लिए सहाय जो सेवाएं हैं, संस्थाओं और कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। तो हम पूरा चैप्टर क्या है हम इसी के ऊपर समझने वाले हैं। तो क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आपसे टॉपिक के जरिए बताने की कोशिश करें कि क्यों आवश्यक है कि हम कोई भी सेवाएं लेकर आ रहे हैं अपने राज्य में, अपने देश में लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। तो क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों आवश्यक है, इसकी क्यों जरूरत है। कोई भी कार्य हम इसलिए नहीं करते कि अगर हमें सामने वाले को उस चीज की जरूरत नहीं है उसके बाद भी हम वो काम करें, तो क्या है वो काम को कोई फायदा नहीं है। लेकिन सरकार जब ऐसे ऐसे संगठन है, संस्थाएं हैं निर्मित कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जरूरी है कहीं ना कहीं हमें उसकी आवश्यकता होगी, उसके बाद ही जो सरकार है ऐसे ऐसे कदम उठा रही है और हमारे लिए कार्य कर रही है। तो वही है कि क्यों आवश्यक है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्या है कि परिवार समाज की मूल इकाई होता है और इसका एक मुख्य कार्य अपने कार्य सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। यहाँ आपको फर्स्ट परिवार की बात बताई गई है कि क्या है। अब परिवार क्या है, एक समाज में क्या है कि एक व्यक्ति है, उसका फैमिली है, और सेकंड व्यक्ति है, उसकी फैमिली है। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में वो आस पड़ोस निर्मित कर रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, समाज बन रहा है। तो वही बताया है कि परिवार जो है समाज की मूल इकाई है। एक परिवार वहां पर है और अन्य परिवार वहां पे है, तभी वो समाज बन रहा है ना। तो बताया है। फिर जैसे बच्चों की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता, युवाओं को नौकरियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता, और बुजुर्गों की सहायता और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता का ध्यान रखना। तो क्या है कि ये संस्थाएं क्यों बनाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका जो मेन आप देख रहे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि क्यों आवश्यक है। तो बच्चों के लिए यहाँ बताया गया है कि जो उनकी औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा जो होती है हमें घर से प्राप्त हो जाती है, कुछ ना कुछ चीजें तो हमें घर से भी सीखने को मिलती है। लेकिन क्या है, औपचारिक शिक्षा मतलब हमें बाहरी शिक्षा मिल रही है, बाहरी लोगों से बिहेव करने का तरीका, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचने का तरीका जो है क्या है, इन संस्थाओं और सेवाओं द्वारा विद्यालय देख रहे हैं। क्या है, एक तरीके का संस्था है जो सरकारी विद्यालय है, सरकार द्वारा चालू करवाया जा रहा है, ताकि क्या है सभी लोगों को शिक्षा मिल सके, सभी छोटे से छोटे जो बच्चे हैं सभी को शिक्षा प्राप्त हो। तो वही है कि संस्थाएं क्यों बनाई जा रही है, तो बच्चों की जो औपचारिक शिक्षा है उसको पूर्ण करवाया जा सके। फिर युवाओं में बताया गया है कि जो उनकी नौकरियों के लिए कोई भी जो कौशल है, प्रशिक्षण है, उसकी आवश्यकता जो होती है उसके लिए संस्थाएं निर्मित की जाती है। और एंड में आपको बुजुर्गों के लिए बताया गया है कि इनके लिए जो भी सहायता और देखभाल होती है और उनके स्वास्थ्य की जो देखभाल होती है उनके लिए बहुत सारी संस्थाएं जो है निर्मित की जाती है। फिर प्रत्येक समुदाय विद्यालय, अस्पतालों, विश्वविद्यालय, मनोरंजन केंद्रों, प्रशिक्षण केंद्रों आदि का निर्माण करता है जो विशिष्ट सेवाओं अथवा सहायक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे कि विद्यालय आप देखते हैं, समूह समुदाय है, यहाँ पे सभी लोग जाते हैं, सभी लोग यहाँ पे एक जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हैं, वहां पे बच्चों को बुलाया जा रहा है। क्या है, 1st to 8 तक आप देख रहे हैं ऐसी पॉलिसी लाई हुई है कि जो बुक्स होती है, नोटबुक्स होती है, ड्रेस होती है, वो सब प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर ड्रेस नहीं दे तो ड्रेस के जो पैसे होते हैं वो सब दिए जाते हैं। तो वही है कि क्या है, एक तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सहायक सेवाएं प्रदान करे सरकार द्वारा जो नीति चलाई जा रही है, उनसे इन
संस्थाओं का निर्माण हुआ है और ये लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, नई नई जो पॉलिसीज है, सहायक सेवाएं हैं वो प्रदान करवा रहे हैं। ठीक है, जिनके द्वारा परिवार के विभिन्न सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। अब क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे वर्ग होते हैं जो कि हमारे समाज से क्या है, समाज में होते हुए भी हम निम्न वर्गीय होते हैं। क्या है, अब मध्यम वर्गीय है, एक सबसे उच्च वर्ग का है, एक मध्यम वर्गीय और एक सबसे निम्न वर्ग का है। तो जो सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो भी इस चीज का फायदा उठा सकता है। तो वही है कि यहाँ पे क्या है, सभी प्रकार के जो परिवार है वो इन अवसरों का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं, इसी में दे रखा है आपका कि हमारे देश में अनेक परिवार को विभिन्न कारणों, विशेष रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपने सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और समाज की जो अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में असमर्थ है। इस कारण क्या है कि अनेक बच्चे, युवाओं, वृद्धजन अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और वो चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि कुछ लोग क्या है, हम देख रहे हैं जो भी सरकार द्वारा सेवाएं, संस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उससे कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके पास जो है वित्तीय संसाधन उपयुक्त मात्रा में नहीं होता है। क्या है कि सरकार पॉलिसीज लेकर आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार तो अपना कार्य कर दे रही है, लेकिन आगे उनके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जो सरकार द्वारा किया गया कार्य है वो पूर्ण रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेन उसका रीजन क्या है कि वित्तीय संसाधन, आप देख रहे हैं कि धन की जो कमी है वो इसका मेन कारण है कि सभी लोग इन सब चीजों का फायदा नहीं उठा पाते, जिससे क्या है कि जो लोग हैं, बहुत सारे परिवार में बच्चे हैं, युवाएं हैं, वृद्धजन हैं, वो इन सब सेवाओं से दूर रह जाते हैं। ठीक है, बहुत से कमजोर बच्चे और युवाओं को भूख, कुपोषण, शिक्षा या चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित पहुंचना या हिंसा, भेदभाव और बहिष्कार सहित विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब क्या है, बहुत सारे आप देख रहे हैं कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक नहीं है। तो देखते हैं आप, कई जगह आपने समाज में भी ऐसे देखी होगी सिचुएशन, क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है और वहीं पे कोई व्यक्ति गरीब है, एक जगह स्थान पर खड़े हैं, तो अमीर के साथ अलग बिहेव किया जाएगा और गरीब के साथ अलग बिहेव किया जाएगा। तो यही बताया है कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ग है जो कि क्या है, इन सब चीजों से मिल नहीं पाते, जो इनकी सुविधाएं इनको मिली है, हॉस्पिटल में जाने की, विद्यालयों में जाने की, वहां क्या किया जा रहा है, इनके साथ हिंसा किया जा रहा है, इनका बहिष्कार किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव करके क्या किया जा रहा है, इनसे जो उनका अधिकार है वो छीन लिया जा रहा है। ठीक है, तो आप मेनली जो ये पॉइंट्स आप किस में लिख सकते हैं, तो इसकी कौन कौन सी जो खामियां हैं या कुछ ऐसे वर्ग जो है इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, आप इन सब में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। आई होप आपको जो फर्स्ट टॉपिक है आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें आपने मेनली जो हमने देखा, जो समझा था, इसमें यही है कि क्यों आवश्यक है। तो क्या है, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए जो कौशल वगैरह है उसके लिए, और वृद्धजनों के लिए जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उपलब्ध करवाने के लिए सारी जो संस्थाएं हैं कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे देश में सहायक सेवाओं की पहुंच में आने वाली बाधाएं और उनके कारण। तो हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी सहायक सेवाएं हैं जो निर्मित की जा रही है, लेकिन क्या है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, लोगों तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं आ रही है। ठीक है, तो वो हमें बताना है यहाँ पे। वैसे आप अगर बताना चाहे तो आपका क्या है, आपने जो ये टॉपिक यहाँ पे जो सेकंड 2 पॉइंट देखे थे, आप इसको उसमें ऐड कर सकते हैं इस टॉपिक में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है। लेकिन आप अगर करना चाहे, क्योंकि आप मेन इसमें देख रहे हैं, तो यही बताया कि किस तरीके से लोग वंचित रह जाते हैं, तो क्या है, आप इसमें भी ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मेन मैं बोलूं तो आप इसमें ये पॉइंट ऐड कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हम गरीबी बता सकते हैं। ये जो आपके टॉपिक दे रखी है ये आपका गरीबी है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, भारत में व्यापक स्तर पर गरीबी है और देश में विश्व के 1/3 गरीब है। अब क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वित्तीय संकट आ रही है, गरीबी आ रही है। लोग क्या कर रहे हैं, वो इतने गरीब है कि वो इन सब चीजों को जान ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं रह गई कि इन सब चीजों को समझ सके। ठीक है, फिर योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में 29.5% जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
अब यहाँ पे आपने योजना आयोग देखा होगा, आपके पॉलिटिकल साइंस में है ये टॉपिक। तो योजना आयोग के अनुसार क्या है, इन्होंने 2011-12 में एक सर्वेक्षण किया, जिसके हिसाब से क्या है 29.5% जो लोग हैं हमारे देश की जो जनसंख्या क्या कर रही है, गरीबी रेखा जो है उसके नीचे जीवन यापन कर रही है। मतलब उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो गरीबी रेखा पर भी नहीं आ रहे, उसके नीचे आ रहे। अब क्या है, आप ये जो देख रहे हैं डाटा आप देखते हैं, तो ये पूरी तरीके से तो सही डाटा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती है, रहने के बाद भी उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं बनवा रखा होता है, उनके बारे में जानकारी नहीं होती, या कुछ ऐसे लोग जो छूट जाते हैं। तो क्या है, आप इसको ये आप एक डाटा लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी मात्रा में हमारे भारत देश में, हमारे जो इंडिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं गरीबी कितनी मात्रा में फैली हुई है, जिस कारण क्या हो रहा है, तो जो लोग होते हैं वो इन सब सेवाओं का फायदा उठा ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी कोई सेवाएं जो है हमारे देश में आई भी है। ठीक है, अब यहाँ आप जो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें आप शिक्षा लिख सकते हैं। क्या है, हमारे देश में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इलाके हम देख रहे हैं जहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। वो क्या कर रहे हैं, अभी तक भ्रूण हत्या है उस पर जोर दे रहे हैं। बेटी को क्या है, बेटी अगर पैदा हो रही है तो उनको मार दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, माता भी बीमार पड़ जाती है, माता की मृत्यु दर हो जाती है, मृत्यु दर भी बढ़ जाती है, शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। तो क्या है कि हमारे देश में आप देख रहे हैं कहीं ना किसी प्रकार से जो शिक्षा है एक तरीके का बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है इन सब बाधाओं के बीच में। को किस लिए निभा रही है कि इनको पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त ही नहीं, इनको पता ही नहीं है जो ये कदम उठा रहे हैं उससे क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो क्या है कि कम प्रशिक्षित दायरों द्वारा प्रसव कराया जाना जो अधिक मातृ और शिशु मृत्यु दर का जो मृत्यु दर तथा जो है अस्वस्थता का कारण है। तो क्या है, प्रसव के टाइम पे जो हम देख रहे हैं क्या है, माताओं को बेबी जो होता है अबॉर्ट करने के लिए बोल देते हैं। अगर कई सारे इलाकों की हम बात करें, अभी के टाइम पे तो खाली सिचुएशन हम देख रहे हैं काफी ठीक है, बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है, बहुत सारी मुहिम चल रही है। तो क्या है कि पहले के टाइम पे तो आपने बहुत सारी न्यूज देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी कि किस तरीके से जो बच्चे होते थे, अगर बच्चा क्या है बेबी गर्ल होता था तो क्या करते थे, उसको अबॉर्ट करवा देते थे, उसको मरवा देते थे, जिससे क्या होता था कि जो शिशु मृत्यु दर है वो तो बढ़ जाती थी। और साथ ही में क्या है, जब बेबी क्या है, जब उसको खत्म करवाया जा रहा है, अबॉर्ट किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो माता होती है उनके अंदर भी बहुत सारी जो बीमारी होती है वो उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि मृत्यु दर ही इतना बढ़ जाता है कि क्या ही करेंगे संस्थाओं को स्थापित करके, क्या इनके पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि आगे चल के इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, अस्वस्थता दर देश के आधे से कम परिवार आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। अब अस्वस्थता दर जो है क्यों बढ़ी हुई है, कि लोग क्या है हमारे देश में अस्वस्थ किस लिए है, कौन से कारण है। तो क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में जो आधे से भी कम परिवार जो है वो क्या कर रहे हैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कुछ ही ऐसे परिवार है जो पूर्ण रूप से सही आयोडीन नमक है वो खा रहे हैं। क्या है कि आपने देखा होगा, आपने अपने चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा कि आयोडीन कम मात्रा में ही चाहिए होता है, लेकिन क्या है पूरी तरीके से चाहिए। अगर आयोडीन हमें ठीक से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें बचपन से ही कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो वही है कि किस तरीके से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, शिक्षा ही प्राप्त नहीं है कि कौन सा आयोडीन सही है और कौन सा गलत है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, गलत आयोडीन खा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आयोडीन की कमी से जो भी नए होने वाली जो उनकी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनसे क्या हो रहा है, तो उनकी जो मानसिक और शारीरिक जो वृद्धि है वो बहुत ही कम हो रही है, ज्यादा हो ही नहीं पा रही है, रुक जाती है एकदम ग्रोथ। आयोडीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सही आयोडीन हम लेंगे तभी हमारे शरीर में भी सही जो है उसका कार्य हो पाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें सही से जानकारी ही नहीं है कौन सा आयोडीन सही है और कौन सा गलत है, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चों पे आप देखते हैं उनकी मानसिक स्थिति पे और शारीरिक स्थिति पे भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि ये हम शिक्षा में ले सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में, शिक्षा नहीं है हमें इसके बारे में, तो आप ये टॉपिक भी शिक्षा में ले सकते हैं। आपको मैंने हेडिंग वाइज क्यों बताया है, ताकि क्या है आप समझ सके कि आप एक पॉइंट का हेडिंग बना रहे हो, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो एक तरीके से आप इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहे तो, कि किस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स बनाने के बाद, हेडिंग बनाने के बाद, उसके बाद हम जो 2 पॉइंट लिख रहे हैं, उसके बाद फिर हेडिंग बना के पॉइंट लिख रहे हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट्स देख लिए आपके, जो गरीबी है और शिक्षा है।
अब यहाँ आपका नेक्स्ट इसी में आ गया है कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना। अब यहाँ पे आप रूढ़िवादी विचार लिख सकते हैं, भेदभाव की भावना लिख सकते हैं। क्या है रूढ़िवादी विचार, आपको पता ही है, पुराने समय से ऐसे चलता आ रहा है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़का लड़की है उनमें कितना भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पोषण और शैक्षिक नतीजे विशेष रूप से सबसे छोटे आयु वर्ग में लड़कों की तुलना में लड़कियों के घटते अनुपात अनेक प्रतिकूल सूचकों में परिलक्षित होते हैं। अब क्या है, आप देख रहे हैं कि लड़कों को आगे रखा जाता था, पहले के टाइम में ऐसा किया जाता था, फिलहाल काफी कम हो चुका है ये, अब इक्वालिटी आ चुकी है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, हम देखते हैं कि लड़कों को आगे रखा जाता था या लड़कों की जो भी जरूरतें होती थी उनको पूरा किया जाता था और लड़कियों को पीछे रखा जाता था। उनकी जरूरतों के बारे में वो लोग जानना भी नहीं चाहते थे, उनसे पूछना भी नहीं चाहते थे, जिससे क्या है, आप देख रहे हैं कि अगर एक घर में एक बेटा है और एक बेटी है और बेटे की सारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी की जा रही है, खाने की, पीने की, खेलने की, लेकिन जो बेटी है उसकी नहीं की जा रही, तो इससे क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से शारीरिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो वही बताया गया है इसमें कि किस तरीके से उनका जो अनुपात है वो कम होता गया है, उनके अंदर जो भी परिलक्षित जो अनुपात है वो देखा गया है। तो लड़कों में पहले के क्या होता था, वो ज्यादा पाया जाता था और लड़कियों में कम। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट बता रखा है, 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2/3 जो है बच्चे मध्यम अथवा गंभीर कुपोषण से पीड़ित है, सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। जो कुपोषण है आप देख रहे हैं, ये सभी प्रकार के जो क्षेत्र है उसको प्रभावित कर रहा है। क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 2/3 जो बच्चे हैं हमारे देश में, क्या है, कुपोषण के शिकारी है, कुपोषण हो रखा है उनको। हम इसमें भी नॉलेज की बात कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी, अब देखिए संस्थाएं स्थापित की जा रही है, अगर वो स्कूल जाने स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, उनको एक टाइम का खाना मिल जाएगा। 1st to 8th के लिए आप देखते हैं कि स्कूलों में खाना प्रोवाइड करवाया जाता है। तो क्या है, अगर ये जाए तो उनको मिड डे मील प्राप्त हो, लेकिन क्या है कि इन लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है कि वहां पे जाके ये सब इस प्रकार से जो है इनका फायदा उठा सकते हैं। तो क्या हो रहा है उससे कि ना तो इनको सही से आयोडीन मिल पा रहा है, ना ही इनको पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त हो रही है, ना ही ये क्या है कार्य भी करे। आप देखिए, आप एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप देखते हैं जो काम घर वर बनाते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो घर बनाने का कार्य करते हैं, वो वहां रहते हैं काम करने के लिए और साथ में क्या करते हैं, अपनी जो फैमिली होती है उनको भी लेकर रखते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं वो उनको भी अपने साथ लेकर आते हैं और बचपन से क्या करते हैं, अगर वो उनको पढ़ाना चाहे, उनको आगे बढ़ाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, खुद काम पे आकर उन लोगों को स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको भी अपने साथ ही रखते हैं, जिससे क्या है, बच्चा बचपन से क्या सीखता है, तो वही कार्य करना सीखता है, उसको अन्य चीजों के बारे में जानकारी होती ही नहीं है, पता ही नहीं चल पाता उसको। तो क्या है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षित होने से रोका जा रहा है या खुद ही उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिससे वो क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, जो कि आगे उनकी पीढ़ी आगे जाके कुछ अन्य कार्य कर सकती है, लेकिन वहां पे क्या कर रही है, वो रुकावट डाल रहे हैं। तो क्या है ये, इसका कारण क्या है कि वो पूरी रूप से शिक्षित नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं होगी इन सब चीजों के बारे में, जिससे वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को अपने साथ ही रख लेते हैं और वो बचपन से ही कार्य कर रहा है, वो बच्चा बचपन से उन सब चीजों में लगा हुआ है, उसको देश दुनिया की जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं है किस तरीके का आहार लेना चाहिए, किस तरीके का आहार नहीं लेना चाहिए, या कौन सी संस्थाएं हैं जो उसके लिए कार्य कर सकती हैं। तो क्या है, बचपन से ही वो कार्य में लगा हुआ है जो उसके पिता उससे करवा रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ती आयु के साथ ही उसके अंदर क्या है, बहुत सारी शारीरिक कमी आ रही है, जिससे कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उससे क्या है कि कुपोषण भी हमारी जो बाधाएं हैं, हमारी संस्थाएं, सेवाएं जो भी सरकार द्वारा बनाई जा रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया संवेदनशील जो वर्ग है, समूह है, उसके बारे में। संवेदनशील तो सभी होते हैं, वृद्धजन हो, बच्चे हो या फिर युवा हो, सभी प्रकार के जो भी हमारे वर्ग है, हमारे हम देख रहे हैं सभी संवेदनशील है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जो सभी ना सभी को इफेक्ट करती ही है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ आ गया कि संवेदनशील समूह। अब संवेदनशील हम समूह के बारे में समझेंगे, कौन से होते हैं, क्यों होते हैं संवेदनशील। ठीक है, यहाँ पे है कि संवेदनशील शब्द का अर्थ समाज के उन व्यक्ति समूहों से है जिन पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक हानिकारक प्रभाव होने की संभावना होती है। अब यहाँ पे क्या हमें बताया गया कि संवेदनशील समूह कौन से है, तो वो सभी समूह देख रहे हैं आप जो हमारे समाज में स्थित है और कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया की जा रही है और उसका सामने वाले पे गलत प्रभाव पड़ रहा है,
तो क्या होगा, वो हमारा संवेदनशील समूह होगा। उसके ऊपर ना किसी प्रकार से वो प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे कि हम यहाँ पे मान लें कि एक व्यक्ति है, उसके आसपास लोग हैं, तो क्या है, वो लोग गलत है। बच्चा है, हम एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है जो कि, अब बच्चे भी संवेदनशील उसमें आते हैं, समूह में आते हैं। तो बच्चा है, वो बैठा हुआ है, वो देख रहा है उसके माता पिता उसके सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। या तो बच्चा लड़ना झगड़ना सीख जाएगा, या फिर ये उसके मन में ये धारणा आ जाएगी कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये बस लड़ाई करते रहते हैं, इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता। तो ऐसी गलत भावना क्या होगी, उस बच्चे के मन में आ जाएगी। हम युवा की बात कर ले, तो जो युवा है, क्या है, एक युवा है, उसके 4-5 दोस्त हैं, वो साथ में बैठे हुए हैं। वो जो 4-5 दोस्त है, वो गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज सीख रहे हैं, और उसको भी बार बार बुला रहे हैं कि तुम भी आओ, तुम भी ये काम करो। तो उससे क्या होगा, उसके मन में गलत प्रभाव पड़ेगा। क्या है, कुछ लोग जो होते हैं वो संभल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो भी उस काम में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम बुजुर्गों की बात कर ले, तो क्या है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके सामने ही लड़ रहे हैं कोई लोग कि मैं इसका ध्यान नहीं रखना चाहता, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा। तो ऐसी बातों से क्या होगा, एक गलत प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा कि वो गलत सोच की, उनके अंदर की जो हिम्मत होगी वही टूट जाएगी कि ये मेरे को, अब मैंने बचपन से इनको अपने साथ रखा, पाला पोसा, अब क्या कर रहे हैं, वो मेरा साथ छोड़ रहे हैं। तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कोई गलत प्रक्रिया हो रही है, तो उसका प्रभाव क्या है, व्यक्ति पर पड़ेगा ही, और वो सभी संवेदनशील समूह में आएंगे, संवेदनशील वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं दैनिक जीवन क्रमों में पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति संवेदनशील कहलाते हैं। तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है, जो भी चीज है, नीड है, उसकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या है, उसका भी हानिकारक गलत प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर कि मैं ये कार्य करना चाहता था लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं ये चीज लेना चाहता था लेकिन मुझे ये नहीं मिला। तो क्या है कि ये भी एक गलत प्रभाव डालेगा, जिससे क्या है कि वो व्यक्ति क्या है, संवेदनशील समूह में मिल जाएगा, कि उसको अंदर क्या है, एक नेगेटिव थॉट आ जाएगी कि मैं ये चाहता था लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं ये चाहती थी मुझे ये नहीं मिला। तो क्या होगा कि ये भी एक प्रकार से एक हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, अब यहाँ बता रखा है कि बच्चे, युवाएं और वृद्धजन जो होते हैं वो सभी संवेदनशील समूह में आते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि संवेदनशील समूह का मतलब ही क्या है कि हमें, अब कोई मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रहा है, तो क्या होगा, मेरे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। या तो मैं उसको पॉजिटिव में ले सकती हूँ कि हाँ, ये मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे अब ये क्या करना है कि मुझे इसका जो जवाब है वो देना है, और मुझे ये सारी चीजें जो उसने गलती बताई है मुझे ठीक करनी है। और क्या है, मैं इसका उल्टा नेगेटिव भी ले सकती हूँ कि ये मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी खराब हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। तो क्या है, ये दो तरीके से हम देख रहे प्रभाव पड़ रहा है, एक सही हम पॉजिटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं और एक नेगेटिव एटीट्यूड में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर हमने सही से लिया, अब क्या है, अब देख रहे हैं मिडिल एज देख रहे हैं, एक बच्चे की उम्र देख रहे हैं, वो ज्यादा सोच समझ नहीं सकता, एक बुजुर्ग की एज हम देख रहे हैं, वो भी ज्यादा सोच समझ नहीं सकते, उनकी भी मानसिकता कैसी हो जाती है, बच्चों जैसी हो जाती है। और एक हम मध्यम जो युवा है उसकी बात कर ले, तो क्या है, युवाओं के अंदर आप देखते हैं एक प्रकार से एटीट्यूड आ जाता है, और वो नेगेटिव ही सोचने लग जाते हैं कि अगर वो मेरे बारे में गलत बोल रहा है तो उसने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग क्या हो जाती है, उनके अंदर आने लग जाती है। तो हमारे जो तीनों समूह है, तीनों वर्ग है, एक तरीके से संवेदनशील समूह में आते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि बच्चों के संवेदनशील होने के कौन से कारण हैं। तो बच्चे जो है वो क्यों संवेदनशील माने जाते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, बच्चे संवेदनशील होते हैं क्योंकि बाल्यावस्था सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास की अवधि होती है। हमने देखा कि बच्चे क्या है, सबसे तीव्र सीख रहे हैं, उनके आसपास जो चीजें हो रही है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो क्या है कि सबसे जो हमारी विकास की गति है, तीव्र विकास की गति है, चीजों को सीखने की गति हमारी कौन सी है, बाल्यावस्था है। एक क्षेत्र का विकास अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित कर रहा है। अब क्या है, यहाँ पे एक क्षेत्र का विकास, अब इसको हम छोटे लेवल पे एग्जांपल देके समझाओ तो क्या है कि एक बच्चा है, वो अपने आसपास लोगों को देख रहा है और वही चीज सीख रहा है। तो क्या हो रहा है, वही चीज वो दूसरों के साथ भी करेगा, दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा। तो वही है, इसमें बताया गया कि इस तरीके से एक क्षेत्र का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अब बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है कि उनके भोजन, आश्रम, स्वास्थ्य, आश्रय, स्वास्थ्य, देखभाल, प्रेम, पालन, प्रोत्साहन की आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा किया जाए।
अब क्या है, बच्चों की जो नीड है, छोटे बच्चों की जो जरूरतें हैं, आप देख रहे हैं छोटे बच्चे क्या चाहते हैं, उनको प्यार मिले, उनको जो लोग हैं उनके साथ रहे, खेले कूदे, तो वही सारी चीजें उनको चाहिए होती है छोटे बच्चों को, तो इससे ज्यादा कुछ उनकी नीड होती नहीं है। लेकिन अगर क्या है, उनको वो भी चीजें पूरी तरीके से नहीं मिल रही, तो बच्चा क्या होगा, बचपन से ही लोगों से दूर दूर रहना शुरू कर देगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि यही है, संवेदनशील समूह से हटाने के लिए बच्चों की जो जरूरतें हैं, हमें उनको हमेशा पूरी करते रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जरूरतें जैसे कि आप देख रहे हैं, उनका आश्रय है, स्वास्थ्य है, देखभाल है, वो सारी चीजें क्या है, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ करते रहना चाहिए। ठीक है, प्रतिकूल अनुभवों का बच्चे का विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। अब क्या है, प्रतिकूल क्या है, तो क्या है, इनसे अलग हम उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, अलग चीजें कर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो चाहता था हम उससे अलग करें। कोई बच्चा है, उसने गलती कर दी, तो हम उसको प्यार से समझाने की बजाय क्या करें, डांट रहे हैं, उसको डांट के बोल रहे हैं, ऐसा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, या फिर हम ये कर देंगे, तो क्या है, उसका एक गलत प्रभाव क्या होगा, बच्चे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो वही बताया है कि किस तरीके से बच्चों को क्या क्या जरूरतें होती है, और हम बच्चों को किस प्रकार से जो संवेदनशील समूह है उसमें वो जा सकते हैं। तो क्या है, जो स्नेह वगैरह अगर उनको पूरी तरीके से नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या हो सकता है कि वो संवेदनशील जो वर्ग है उसमें जा सकते हैं। और बच्चे संवेदनशील होते ही हैं, हमें उनकी पूरी तरीके से जो देखभाल है वो करते रहने चाहिए। अब यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कि हमारे देश में बाल जनसंख्या के बड़े अनुपात की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाने के कारण। अब यहाँ पे क्या है, बाल जनसंख्या, जो बच्चों की जनसंख्या वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं उसके। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि 5 साल से कम आयु के काफी बच्चे कुपोषित हैं। कुपोषण उनके विकास को बहुत प्रभावित करता है। अब कुपोषण आप देख रहे हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या है। बहुत सारे बच्चों में हमने देखा था, जो हमने आगे टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको कुपोषण से प्रभावित है। उससे क्या हो रहा है कि कम आयु में ही बच्चे क्या हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, या फिर वो ज्यादा बड़े नहीं हो पा रहे हैं। कुपोषण की समस्या के साथ साथ उनको अन्य बीमारी जो है वो भी लग जा रही है। तो वही बताया कि जो कुपोषण है, फर्स्ट आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, आपका ये फर्स्ट पॉइंट कि कुपोषण किस प्रकार से जो है ये जो बाल जनसंख्या है उसकी वृद्धि में जो है रुकावट डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लगभग 30 लाख बच्चे सड़कों पर बिना किसी आश्रय के रहते हैं। अब क्या है, इनकी कोई जनगणना ही नहीं है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप यहाँ पे जनसंख्या देख लीजिए, 30 लाख कुछ कम जनसंख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी जो अमाउंट है आप देख रहे हैं कि 30 लाख जो बच्चे हैं उनके पास कोई आश्रय ही नहीं, कोई रहने की जगह नहीं है, जिससे क्या है कि इनके बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर क्या है, विद्यालय पूर्व आयु के 3 में से सिर्फ एक बच्चे को आरंभिक शिक्षा में भाग लेने का अवसर मिलता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं भेदभाव की बात आ गई कि किस तरीके से विद्यालय पूर्व जो शिक्षा है वो क्या है, तो आयु की जो भी 3 में से जो सिर्फ एक बच्चा है, 3 में से सिर्फ एक बच्चे को चांस मिल रहा है कि वो जो विद्यालय पूर्व शिक्षा है उसको ग्रहण कर सकता है। ठीक है, भारत में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के आधे से भी कम बच्चे विद्यालय जाते हैं। अब क्या है, अब ये सारी आप देख रहे हैं जो कि जगह आप देख रहे हैं, इनके बारे में जो आपको बता रहे हैं, तो यहाँ से क्या किया जा रहा है, तो बच्चे की जनगणना की जा रही है कि किस तरीके से हम बच्चों को क्या है, अलग अलग जनगणना हो रही है। एक पूरे विश्व में हो रही है वो अलग है, और देश में हो रही है, सॉरी, जो देश में जनगणना हो रही है वो अलग है, और लेडीज की अलग हो रही है, मेंस की अलग हो रही है, बच्चों की अलग हो रही है। तो वही यहाँ बताया गया कि किस तरीके से जो जगहें होती है, अब एक स्कूल में कितने बच्चे हम देखते हैं, वो सारे जो रिकॉर्ड होते हैं वो प्रिंसिपल के पास होते हैं। प्रिंसिपल क्या है, आगे जाके लोगों को दिखाती है, जो और अन्य उनसे बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बताती है। तो ये कुछ कमियां हैं कि क्या है कि भारत में जो बच्चे हैं वो सिर्फ जो 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे क्या है, स्कूल जा ही नहीं रहे, आधे से कम बच्चे हैं। हमारे पास उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहे, जो स्कूल आ रहे हैं हमारे पास उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, कक्षा 1 में नामांकन कराने वाले बच्चों में से केवल 1/3 कुछ से ही ज्यादा बच्चे कक्षा 8 तक पहुंच पाते हैं। क्या है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या है, या तो किसी कारण से स्कूल छूट जा रहा है, या छोड़ दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आ जा रहा है, जिससे यहाँ बताया गया है कि अगर फर्स्ट में वो एडमिशन करवा रहे हैं तो 8 तक जाने वाले क्या होते हैं, वो बच्चे क्या हो जाते हैं, 1/3 से कुछ ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो बचे हुए रहते हैं, आधे से भी कम हो जाते हैं। ठीक है, अन्य किसी न किसी कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ कारण होता है जिससे वो विद्यालय छोड़ देते हैं, और उनका रिकॉर्ड भी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर
भारत में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 17 करोड़ बच्चे काम करते हैं। अब यहाँ आप ये रिकॉर्ड देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पास जो बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ बताया गया है कि 17 करोड़ जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, विद्यालय जा ही नहीं रहे, विद्यालय की जानकारी उनको है ही नहीं। अगर जा भी रहे तो क्या करते हैं, आपने कुछ ऐसे न्यूज भी सुनी होंगी कि नाम लिखवा लेते हैं स्कूल में लेकिन कभी वो जाते ही नहीं है, कभी प्रेजेंट होते ही नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत में जो आधिकारिक आकलन हुआ है, जो सर्वेक्षण हुआ है, उसके द्वारा क्या है, हमें पता चला है कि जो 17 करोड़ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार इनकी वास्तविक जनसंख्या 44 करोड़ तक हो सकती है। देखिए, हमें 17 करोड़ बच्चों के बारे में पता है, इनका रिकॉर्ड है, लेकिन क्या है, ये अनुमान लगाया जा रहा है विश्व बैंक द्वारा, उनके द्वारा क्या है वो किया जा रहा है, वास्तविक जनसंख्या कितनी हो सकती है, 44 करोड़। अब यहाँ देख रहे हैं जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, सीधा क्या है 17 से 44 कर दिया गया है। तो आप देखिए ये सिर्फ अनुमान है, इनके बारे में पूर्ण रूप से हमें नहीं पता है। हमें जो आधिकारिक आकलन है उसमें 17 करोड़ दे रखा है, बाकी जो ये बच्चे हैं 44 करोड़ आप देख रहे हैं, जो भी इसके बीच का गैप है उससे क्या पता चल रहा है कि इतने बच्चों की जानकारी हमारे देश में है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि इतने से इतने बच्चे ये हो सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे क्या कर रहे हैं, ना तो वो स्कूल जाते हैं, कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है, और वो कुछ नहीं है, उनकी जनसंख्या क्या है, करोड़ों में है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बेघर है, 30 लाख बच्चे आप देख रहे हैं, कम जनसंख्या नहीं है ये भी, 30 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो उनके पास कोई आश्रय ही नहीं रहने के लिए, इधर उधर भटकते हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कल के बारे में नहीं जानकारी है, और क्या है स्कूल्स भी नहीं जा पाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल किसी न किसी रीजन से। तो क्या है, हमें जनसंख्या के बारे में ही सही से पता नहीं चल पाता छोटे बच्चों के बारे में, जिससे क्या है कि जो बाल जनसंख्या है उसके अनुपात जो है वो पूरी रूप से संपन्न नहीं हो पा रही है, हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ के कौन से संवेदनशील बच्चे होते हैं, कौन 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 से बच्चे जो होते हैं संवेदनशील है। ठीक है, तो कुपोषित, हमने बीमारी की समस्या देख ली है। गुमशुदा बच्चे, अब क्या है, गुमशुदा बच्चे अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, तो ऐसे बच्चे क्या है हो ही जाएंगे एक तरीके से संवेदनशील, कि उनको आसपास के लोगों के बारे में पता ही नहीं है, उनके ऊपर जो मानसिक प्रभाव है वो कितना पड़ा होगा। ठीक है, फिर परित्याग, मतलब क्या है कि परित्यक्त, अब इसमें क्या है हम देख सकते हैं कि बच्चों को क्या है छोड़ दिया जा रहा है, उनको हटा दिया जा रहा है, उनको क्या, अब देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, जो छोटे ही होते हैं तो उनको अपने घर से निकाल दिया जाता है। अगर लड़की हो या कुछ बच्चा अनचाहा बच्चा हो जाए तो जिससे क्या करते हैं वो बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, जुर्म के आरोपी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो कम उम्र में ही क्या करने लग जाते हैं, तो गिरोह वगैरह में शामिल हो जाते हैं और छोटी छोटी जो चोरी होती है या फिर कुछ अन्य जो गलत काम होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। वो भी बच्चे क्या है संवेदनशील समूह में ही आते हैं। फिर यौन दुर्व्यवहार, किसी के साथ गलत काम किया जा रहा है, उनके साथ गलत बिहेव किया जा रहा है, तो क्या है वो भी बच्चे क्या हो जाएंगे संवेदनशील समूह में आ जाएंगे। फिर घर छोड़कर भाग जाने वाले, शारीरिक रूप से विकलांग, अवैध व्यापार, तो आप ये जो देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं घर छोड़ के भाग जा रहे हैं, बचपन में ही उनके घर का माहौल क्या है ठीक नहीं है, उनको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो भी बच्चे क्या है संवेदनशील समूह में आएंगे। फिर शारीरिक रूप से पूर्ण सही नहीं है, तो बच्चे क्या है, बच्चे के मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता, मैं पूरी तरीके से समर्थ हूं ही नहीं ये काम करने में। ठीक है, अवैध व्यापार, कुछ बच्चे क्या है गलत व्यापार में है, कुछ बच्चों को उठा के क्या कर रहे हैं व्यापार किया जाता है। आप देखते हैं, ये भी न्यूज देखते हैं, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, गलत काम किया जाता है उनके साथ, उनको ऑर्गन्स वगैरह आप देखते हैं बेच दिए जाते हैं, बच्चों को ही व्यापार के जरिए क्या किया जाता है बेच दिया जाता है। ठीक है, फिर सड़क पर पलने वाले बच्चे हैं, अनैतिक कार्यों के लिए प्रताड़ित, नशीली दवाओं की लत और केंद्रीय के कैदियों के बच्चे, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे बच्चे क्या है हमारे संवेदनशील समूह में आ रहे हैं, कि आप देख रहे हैं किसी न किसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई कष्ट जो है इनको हो रखा है, उसी के बाद क्या है ये संवेदनशील जो बच्चे हैं समूह है उसमें शामिल हुए हैं। प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल श्रमिक और अनाथ, ये सारे बच्चे जो क्या होते हैं हमारे जो संवेदनशील समूह में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको टॉपिक दे रखा है कि किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 तथा किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण।
अधिनियम 2015। ठीक है, यहाँ पे अधिनियम के बारे में आपको मेनली बताया गया है, जो कि 2000 और 2015 का जो अधिनियम है उसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, इसमें क्या है कि किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और जो संरक्षण है। ठीक है, अधिनियम 2000 भारत में किशोर के लिए न्याय का प्राथमिक विधिक ढांचा है। अब क्या है इसमें बताया गया, जो आपका अधिनियम 2000 है उसमें भारत में क्या है, किशोरों के लिए जो न्याय है वो क्या है, हमारा प्राथमिक ढांचा है, विधिक ढांचा है। परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 ने अब इसका स्थान ले लिया है। पहले क्या है, ये जो अधिनियम था सेम ही है, 2000 था, अब क्या है 2015 ने इसका स्थान ले लिया है। ठीक है, इस अधिनियम का सरोकार बच्चों के 2 संवर्गों से है। अब यहाँ बच्चों के 2 संवर्ग जो है वो आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से संवर्ग है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट आपको बताया है कि कौन से है, जो हमने संवर्ग देखे थे, जो 2 संवर्ग हमें बताए गए थे, तो एक ये रहा आपका, वे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, और सेकंड वे जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से क्या है, नशीली पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, चोरी चकारी में चले जाते हैं, क्योंकि वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं। उनकी परवरिश क्या हो रही है, गलत जगह स्थान पर हो जाती है, जिससे क्या है कि क्या करते हैं, वो कानून का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ क्या है, गलत कार्य किया जा रहा है, वो सही माहौल में है लेकिन उनके साथ गलत काम किया जा रहा है। आप देखते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों के आप केसेस देख रहे हैं, अभी इतने सारे केसेस जो आ रहे हैं आप देखते हैं, तो वही बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता होती है संरक्षण की, प्यार की, स्नेह की। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई दुष्कर्म किया गया है, तो उनको क्या है, देखभाल की आवश्यकता होती है। 2 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। 2000 जो पहले आपका 2000 जो अधिनियम था, उसके बाद जो 2015 अधिनियम ने उसका स्थान लिया है, तो उसमें क्या है कि बच्चों के 2 संवर्गों में बांटा गया बच्चों को। एक फर्स्ट जो कानून का उल्लंघन कर चुके हैं, और सेकंड कौन से है, तो जिनको सचमुच में आवश्यकता होती है प्यार और स्नेह की। वैसे प्यार और स्नेह की तो दोनों ही हम देख रहे हैं कि इधर के बच्चे क्या है, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वो खुद से तो नहीं कर रहे, उनके जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन क्या है बचपन से उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि तुम्हें यही कार्य करना है, तो क्या है जिससे कि इनकी जो मानसिकता होती है वो इसी प्रकार की हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इन्हें बाल अपराधी भी कहते हैं। जो कानून का उल्लंघन करते जो बच्चे, उनको हम क्या कहते हैं, बाल अपराधी भी कहते हैं। इन्हें पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उन्हें जुर्म किया होता है और वे जुर्म के आरोपी होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, वो कौन होते हैं, तो वो बाल अपराधी होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो पुलिस के द्वारा इनको क्या है, पनिशमेंट दी जाती है, सजा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी प्रकार का कोई जुर्म जो है वो किया होता है। तो किसके द्वारा देते हैं जो पुलिस वाले हैं, तो भारतीय दंड संहिता। आपको ये याद रखना है कि जो बाल अपराधी होते हैं उनको सजा पुलिस द्वारा किस प्रकार से दी जाती है, तो जो भारतीय दंड संहिता जो है उसके द्वारा ये जो बाल अपराधी होते हैं उनको पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, इसी में आपका आगे है कि इस अधिनियम में बाल अपराध की रोकथाम, उसके साथ व्यवहार के लिए विशेष बाल मित्र अधिगम का प्रावधान है। यह बच्चे के विकास संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने, उन्हें उचित देखभाल, संरक्षण, उपचार, व्यवहार, पुनर्वास की रूपरेखा प्रदान करता है। तो इसमें क्या है कि आपने जो देखा था ये इससे पहले जो आपका भारतीय दंड संहिता था, इसमें क्या बताया गया है, तो क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि जो ये अधिनियम है, इसमें जो भी बाल अपराध की रोकथाम के लिए, जो बाल अपराधी है उनकी रोकथाम को, उनको दोबारा क्या है, एक सच्चा मतलब अच्छा बच्चा बनाने के लिए, जो अच्छे से व्यवहार करे, सही से काम करे, वो बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उनके क्या है, उनके साथ जो लोगों को रखा जाता है वो एक विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। क्या है कि हम छोटे बच्चों को क्या है जेल में नहीं डालते, प्रिजन में नहीं डालते, क्या करते हैं उनके लिए एक अलग जगह होती है जहाँ पर क्या है बाल सुधार केंद्र हम बोल सकते हैं। वहां बच्चों को लाया जाता है, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको क्या है शिक्षा दी जाती है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, ये तरीका सही नहीं है, जो काम तुम करके आ रहे हो वो सही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है प्यार से उनको बताया जाता है। तो वही बताया है कि इस अधिनियम में क्या है, तो बच्चों को क्या है बाल अपराध के जो बच्चे करते हैं उनको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पे उनके साथ क्या है मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो भी दिक्कतें होती है, जो परेशानी होती है, जो भी पुराना व्यवहार होता है, वो सबको क्या करा जाता है, धीरे धीरे खत्म किया जाता है। ठीक है,
यह अधिनियम बाल अधिकार समझौते के अनुरूप है और इसके अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो क्या है कि जो अधिनियम है वो बाल अधिकार के समझौते के अनुरूप है, बाल अधिकार में समझौता है उसके अनुरूप है और इसके अनुसार देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। इसके अंदर कौन से बच्चे आते हैं? तो जिनको किसी प्रकार की जो देखभाल है उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनका कोई घर निश्चित स्थान अथवा आश्रय नहीं है अथवा जिनके पास निर्वहन का कोई साधन नहीं है। इसमें परित्यक्त बच्चे, सड़के पर पलने वाले बच्चे, घर छोड़कर भाग जाने वाले बच्चे और गुमशुदा बच्चे शामिल हैं। अब क्या है, इन सब क्षेत्रों में क्या है, किन बच्चों को रखा जाता है? तो जो हमने संवेदनशील समूह वाले बच्चे देखे थे, जो गुमशुदा है, घर से भाग जा रहे हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हैं, कोई अड़चन है उनके आगे आ रही है, तो उन सब बच्चों को क्या है इस जगह पे रखा जा रहा है और उनके लिए जो अधिनियम है वो बनाया गया है। ठीक है, जो एक व्यक्ति, अभिभावक अथवा कोई और के साथ रहते हैं वह जो बच्चे पर नियंत्रण रखने के लिए अनुपयुक्त होता है अथवा जहां बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होने अथवा उनके प्रति लापरवाही बरतने की संभावना होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो संवेदनशील, आप देख रहे हैं जो बच्चे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं अभिभावकों के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं, लेकिन क्या है उनके ऊपर वो सही से काम नियंत्रण नहीं रख रहे हैं, उनके क्या है उनसे गलत काम करवा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या होता है, जिससे क्या है जो दुर्व्यवहार होता है बच्चों के साथ, जो उनके लिए लापरवाही की जाती है, वो वाले बच्चे भी क्या है यहाँ पर होते हैं, उनको भी यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली हमने जो समझा कि दो प्रकार के आपने देखा जो संवर्ग है बच्चों के बांटे गए हैं, एक जो कानून का उल्लंघन करते हैं, एक जो कि जिनको जरूरत होती है, प्यार की, स्नेह की आवश्यकता होती है, किसी प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इसी में हमने देखा था, जो आगे आपने दो लास्ट में पॉइंट्स देखे थे, फर्स्ट यहाँ जो था आपको इनके बारे में बताया है कि किस तरीके से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घर से भाग जाते हैं, कुछ और गलत काम करते हैं, अवैध व्यापार में जाते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, वो सब किस में आएंगे? तो हमारे जो कानून के उल्लंघन करते हैं उसमें आएंगे बच्चे। तो इनके लिए भी ऐसा स्थान बनाया गया है जहां पर क्या है कि ऐसे समूह के लोग रहते हैं जो इनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और सेकंड हमने देखा जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर में पेरेंट्स है लेकिन पेरेंट्स द्वारा भी गलत काम करवाया जा रहा है या उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा, या कुछ ऐसे आप देखते हैं बाहर के केसेस होते हैं कि बच्चा बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स क्या उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी संवेदनशील समूह में आ जाएगा, जिससे क्या है कुछ ऐसे बच्चों को भी यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, अब इसी में आगे आपको बताया है कि जो बच्चे मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग है, बीमार है अथवा किसी लंबी ठीक न होने वाली बीमारी से पीड़ित है, विशेष जरूरतों वाले बच्चे और जिनके पास उनकी देखभाल अथवा उनके प्रति लापरवाही बरतने की संभावना होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार के बच्चे भी रहते हैं जो कि क्या है मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इस प्रकार के बच्चे भी आपने जो आगे देखा था, जो हमने फर्स्ट यहाँ पे देखा बॉक्स वगैरह देखा था, तो ये सभी उन बच्चों के लिए किया जा रहा है ये कार्य। ये जो हमने बॉक्स देखा था इसी में हमने देख लिया सारे बच्चे जो संवेदनशील समूह के बच्चे हैं। तो इस अधिनियम में क्या किया जा रहा है, इन सभी जो बच्चे हैं, इन सभी जो अलग अलग प्रकार की चीजों से जूझ रहे हैं, जिन्होंने इन सब चीजों को देखा है, इन सिचुएशन को फेस किया है, तो उन सभी बच्चों को क्या किया जा रहा है, वहां पे रखा जा रहा है, जिनके साथ कोई भी गलत संभावना होने वाली है, होने की संभावना है ऐसा कुछ, या फिर जिनके साथ गलत हो चुका है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सभी प्रकार के बच्चों को क्या है वहां पे स्थान दिया जा रहा है, वहां पे सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उनकी देखभाल भी की जा रही है। तो आगे से बताया है जिन्हें यौन दुर्व्यवहार या अनैतिक कार्य के लिए प्रताड़ित या दंडित किया जाता है, जो नशीली दवाओं की लत या उनके अवैध व्यापार के लिए संवेदनशील होते हैं, जो सशस्त्र विद्रोह, नागरिक विद्रोह या प्राकृतिक होने की संभावना होती है। क्या है कि किसी प्रकार के विद्रोह में शामिल हो जाए या किसी प्रकार का विद्रोह कर दे, ऐसी जो प्रकृति होती है उनके अंदर होती है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। इनमें परित्यक्त, अनाथ, वेश्याओं के चंगुल से छुड़ाए गए, बाल श्रमिक, गुम हुए, भाग गए और कैदियों के बच्चे शामिल हैं। हमने आगे देख लिया था ये सभी प्रकार के बच्चे हैं।
और तो क्या है, इन सब बच्चों को क्या है यहाँ पे बचा के छुड़ा के लाया जाता है और इनकी देखभाल की जाती है। और इनको क्या किया जाता है, जो संवेदनशील वर्ग है, जिनकी वजह से ये संवेदनशील समूह में आ गए हैं, कुछ ना कुछ कार्य से इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ा है, कई प्रकार से शारीरिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी इनको फेस करनी पड़ रही है। तो इन सब चीजों को क्या है यहाँ पे दूर किया जाता है और क्या है, इनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है ताकि जो इनकी पुरानी चीजें हैं वो उनसे बाहर निकल सके। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं, जिसमें क्या है, किशोर न्याय जो आपका अधिनियम है 2015। इसमें क्या है, आपने आगे तो देख लिया कि 2000 जो हमारा अधिनियम था उसी ने स्थान लिया है 2015 का, ठीक है, मतलब 2015 ने लिया है 2000 अधिनियम जो है हमारा उसका स्थान लिया। तो इसमें अब है क्या, हम वो देखते हैं। तो यह नया अधिनियम जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किशोर पर उसी तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जैसे किसी बालिग पर चलाया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यहाँ पे आपको एक्ट का नाम बताया गया है, ठीक है। 2000 के तहत 18 साल से कम आयु के किसी भी किशोर पर इस तरह का मुकदमा चलाना संभव नहीं है। तो क्या है, ये जो नया अधिनियम है इसमें क्या बताया गया है कि जो जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किशोर है उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा रही है, मतलब वहां पे अनुमति दी जा रही है। लेकिन जो 2000 था, जो हमारा 2000 अधिनियम था, इसके तहत ऐसा करना नहीं पॉसिबल नहीं था, ऐसी संभावना नहीं थी, लेकिन 2015 में ये हो गया, ठीक है। इस अधिनियम में गोद लेने के लिए माता पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को भी शामिल किया गया है। अब इसमें सिर्फ यही नहीं है, आपको ये याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपने जो 2015 जो आपका अधिनियम था ये न्यू है, ठीक है, नया है आपका। इसमें क्या है कि जो अपराध है 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, वर्ष के बच्चे हैं जो अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। लेकिन जो आपका 2000 था, इसमें जो 18 वर्ष तक के जो बच्चे थे वहां पर ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस अधिनियम में गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी शामिल किया गया है। अब क्या है कि बच्चों की संस्थागत कार्यक्रम और पहल, अब बच्चों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो है बनाई गई हैं, कौन कौन से पहल जो है किए गए हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है। संवेदनशील बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनेक कार्यक्रम, विभिन्न सेवाएं सरकार और गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी आप देख रहे हैं संस्थाएं जो है बनाई जा रही है, सरकारी है, गैर सरकारी, बहुत सारे ऐसे संगठन है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया आपका फर्स्ट सामयिक बाल विकास सेवा बता रखा है, SOS बाल गांव दे रखा है और बाल गृह दे रखा है। ये कुछ संस्थाएं हैं, इनके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ फर्स्ट आपका आ गया है सामयिक बाल विकास सेवाएं, ICDS, ठीक। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और आपको जो शॉर्ट फॉर्म है ये भी याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, वो भी 1 मार्क्स से हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आपके चैप्टर्स में जितने भी फुल फॉर्म है आपको सारी जो फुल फॉर्म है वो रट लेनी है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट सामयिक बाल विकास सेवा है, इसमें क्या है, इसके उद्देश्य, तो क्यों चलाया जा रहा है, बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो क्यों चलाया जा रहा है, कौन कौन से कार्य करता है ये जो संगठन है, तो हम वो देखते हैं। सामयिक तरीके से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक अधिगमन शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना, जिससे उनके विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको क्या कर रहे हैं, तो उनकी जो स्वास्थ्य है, पोषण है, आरंभिक अधिगमन है, जो शिक्षा है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है, उनकी नीड को पूरी करी जा रही है। क्या है, इन समूहों के द्वारा, इन संगठनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो जो भी बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो कि 6 वर्ष से कम आयु के हैं और उनकी जो अन्य बहुत सारी जरूरतें हैं उनको ये पूरा कर रहे हैं। गर्भवती तथा स्तनपान माताओं के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं, तो इसमें क्या है कि कुछ महिलाएं हैं उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है। जो महिलाएं आप देख रहे हैं कि गर्भवती है, स्तनपान करवाने वाले, मतलब उनके बच्चे क्या है, छोटे हैं, तो उनके लिए भी क्या है, पोषण की जो स्वास्थ्य की देखरेख सेवाएं हैं ये यहाँ पर प्रदान की जा रही है सामयिक बाल विकास सेवाओं द्वारा। नेक्स्ट क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में 41 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं आपका
जो मेन हम समझ सकते हैं इसमें कि विश्व का क्या है सबसे बड़ा आरंभिक बाल्य अवस्था कार्यक्रम है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा आरंभिक जो है आपका कार्यक्रम है, बाल कार्यक्रम है, वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है समेकित बाल विकास सेवाएं। इसमें क्या है तो 41 आप करोड़ देख रहे हैं जो बच्चे हैं लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे इतनी जनसंख्या में जो बच्चे हैं, अलग अलग संस्थाएं खोल रखी होंगी, अलग अलग जगह पे खोल रखी होंगी, तो देख रहे हैं 41 करोड़ बच्चे जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन संस्था से। यह सेवाएं आंगनवाड़ी नामक देखरेख केंद्र पर समेकित तरीके से दी जाती है। क्या है तो ये इस संस्था को क्या है किस नाम से जाना जाता है तो आंगनवाड़ी जो संस्था है उसके नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि समेकित बाल विकास का अन्य नाम बताइए, या इसको किस नाम से चलाया जाता है तो आंगनवाड़ी के नाम से इसको चलाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट इसमें आ गया है जो संस्था है SOS बाल गांव। इसमें क्या है, यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है जिसमें अनाथ और परित्यक्त बच्चों की दीर्घावधि देखरेख के परिवार अभिगम प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या किया गया है तो जो बच्चे हैं, पहले तो ये गैर सरकारी संगठन है और इसमें क्या है जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनकी फैमिली नहीं है या फिर वो बच्चे जिनको छोड़ दिया गया उनकी फैमिली के द्वारा, उनको क्या है दीर्घावधि मतलब यहाँ पे रखा जा रहा है, लंबे समय तक उनकी देखभाल भी की जा रही है और क्या है परिवार अधिगमन प्रारंभ किया गया है। तो परिवार जैसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि परिवार जैसा जो माहौल है वो बनाया जा सके वहां पे। ठीक है, तो SOS गांव का उद्देश्य ऐसे बच्चों के परिवार आधारित दीर्घावधि की देखरेख प्रदान करता है जो किन्हीं कारणों से अपने जैविक परिवारों के साथ नहीं रहते। तो यहाँ पे आपको मेनली क्या समझाने की कोशिश की गई है कि SOS जो बाल गांव है संस्था जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं या उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं रहते हैं, तो उन बच्चों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे लाके रखा जा रहा है और उनकी जो देखभाल है सेवा है वो प्रदान की जा रही है उनको। ठीक है, प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है। अब क्या है प्रत्येक SOS जो घर है आप देख रहे हैं फैमिली जैसा माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहां पे क्या है एक माँ होती है जो उनकी देखभाल करती है, जो 10-15 बच्चों की देखभाल करती है। जो 10 से 15 बच्चे एक जगह पे स्थान पे होते हैं, एक माँ मतलब एक लेडी जो होती है उनको माँ बोला जाता है, वो क्या करती है 10 से 15 बच्चों की देखभाल करती है। यह एक परिवार की तरह रहती है और बच्चों को एक बार फिर संबंधों और प्रेम का अनुभव करते हैं जिससे उन्हें त्रासद अनुभव में उबरने में सहायता मिलती है। क्या है यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बच्चे जो है उनको सभी प्रकार की जो फैमिली की सुविधाएं हैं वो प्राप्त करवाई जा सके। तो जो माँ होती है साथ में जो ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको भी दोस्त बना के रखा जाता है और ऐसे माहौल बनाया जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो भी दिक्कतें हैं, जो पुरानी दिक्कतें हैं, वो सारी चीजें क्या है सॉल्व हो सके। नेक्स्ट, यह एक स्थिर पारिवारिक परिवेश में पलते हैं, एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक उनकी व्यक्ति रूप से सहायता की जाती है। SOS परिवार एक साथ रहते हैं, सहायक ग्राम परिवेश बनाते हैं तथा स्थानीय समुदाय के साथ जुड़े रहते हैं। तो क्या है एक गांव मतलब परिवार के जैसा क्या है यहाँ पे परिवेश बनाया जा रहा है ताकि क्या है बच्चे अपने परिवार के परिवेश के हमेशा जुड़े रहे। तो आपका जो ये SOS है इसका ये कार्य था। इससे पहले हमने समेकित बाल विकास समझा और यहाँ पे हमने जो SOS आपका बाल गांव है उसके बारे में समझा। अब नेक्स्ट आपका आ गया इसमें बाल गृह। तो बाल गृह क्या है, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा 3 प्रकार के स्थापित किए गए जो बाल गृह है वो 3 प्रकार से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और जो विभिन्न कारणों से राज्य की परिधि में है, सरकार इन घर बोर्डिंग शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाने का दायित्व होता है जिससे वे समाज के उत्पादक उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम हो सके। तो क्या यहाँ पे कुछ नाम बताए गए हैं कि सरकार पर इन्हें क्या है घर बोर्डिंग शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण जो होते हैं ये एक प्रकार से क्या है शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे क्या है जो दूर है अपने परिवार से दूर है, किसी प्रकार से बिछड़ गए हैं, संवेदनशील समूह में आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि उनको ऐसे इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि उनको उन सब चीजों की कमी पता ना चल सके। इनमें से अधिकांश गृह सरकार गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी में चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो सरकारी भी है और गैर सरकारी भी है। इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों को ऐसी चीजें क्यों करवाई जा रही है, सब जो उपलब्धताएं हैं क्यों दी जा रही है उनको, तो क्यों दी जा रही है ताकि जो भी सदस्य देश मतलब सदस्य बनने में सक्षम हो सके। हमारे जब देख रहे समाज में
कुछ ऐसे जो लोग हैं जो समाज में जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो हमारा समाज उन्हें नहीं अपना रही है या फिर वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को इस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है, इस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है कि वो एक समाज में अपना स्थान बना सके। अब यहाँ हमने देखा कि 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। जो हमने देखा, हमारा जो बाल गृह केंद्र है उसको 3 तरीके से हमने देखा डिवाइड किया गया है। और कितने से कितने वर्ष के लिए? तो 3 से 18 वर्ष के लिए। फर्स्ट यहाँ आपको प्रेक्षण गृह बता रखा है, सेकंड यहाँ आपको विशेष गृह, और थर्ड किशोर बाल गृह। हम इसके बारे में अब समझेंगे। फर्स्ट प्रेक्षण गृह, जहां बच्चे अस्थायी रूप से अपने माता पिता का पता लगाए जाने और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित किए जाने तक रहते हैं। अब फर्स्ट आपका प्रेक्षण गृह है। यहाँ पे क्या है कि कोई बच्चा अगर गुमशुदा है, खो गया है, अपनी फैमिली से बिछड़ गया है, तो वहां कब तक रहता है? जब तक वो अपनी जो फैमिली होती है उसका पता नहीं लगा लेते, जो लोग वहां की होती है, तभी तक वो रहता है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? अस्थायी रूप से रहते हैं। अगर फैमिली आके बच्चों को ले जा रही है तो क्या है, वो चले जा सकते हैं उनके साथ। तो यहाँ पे गुमशुदा बच्चे हम बोल सकते रहते हैं, जो कि खो गए हैं अपने परिवार से। तो जब तक वो उनके बारे में बता देते हैं, डिटेल्स दे देते हैं, फोन नंबर वगैरह बता देते हैं, या किसी प्रकार से उनकी फैमिली को ढूंढ लिया जाता है, तो बच्चे वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आपका विशेष गृह बता रखा है, जहां कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हिरासत देखरेख में रखा जाता है। अब यहाँ बता रखा है आपके जो विशेष गृह है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जो कि कानून का उल्लंघन कर चुके हैं, जो कि किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किए हैं, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्यों रखा गया उनको? तो उनकी देखरेख, हिरासत में देखरेख, मतलब कि निगरानी भी रखी जाएगी और उनकी देखभाल भी की जा सकेगी, ताकि क्या है, जो गलत काम कर रहे हैं उसको उससे उबर सके। ठीक। नेक्स्ट यहाँ आपका किशोर बाल गृह बता रखा है, तो जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का पता नहीं चल पाता, अथवा जिनके अभिभावक अस्वस्थ मृत होते हैं, अथवा जो बच्चे को वापस नहीं ले जाना चाहते। किशोर बाल गृह एक ऐसा गृह है जहां बच्चे स्थायी रूप से रहते हैं। प्रेक्षण गृह हमने जो देखा, यहाँ पे बच्चे अस्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे स्थायी रूप से रह रहे हैं। और क्या है, ऐसी स्थिति है उनकी कि उनके परिवार वाले या तो उनको आके लेकर नहीं जाना चाहते, या फिर कुछ बच्चे ऐसे जिनके माता पिता नहीं है, अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है या बीमार है, वो क्या है, अपनी मरणावस्था पर आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। आई होप आपका जो बाल गृह है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपका इसमें बता रखा है गोद लेना। गोद लेना आप समझते हैं ना कि गोद लेना क्या है, कि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं अगर उनको बेबी नहीं हो रहा होता है, तो वही गोद लेना है। तो इसमें क्या है, गोद लेने का मतलब एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो उस बच्चे को माता पिता बनने की अनुमति देता है, भले ही उनका आपस में रक्त संबंध नहीं है। तो एक कानूनी प्रक्रिया, गोद लेना भी इतना इजी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो उनको पार करके जाना पड़ता है। तो गोद लेना क्या एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे क्या है, ऐसे बच्चों को भी परिवार दिया जाता है जिनका परिवार के साथ रक्त संबंध नहीं होता, खून का रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, भारत में बच्चा गोद लेने की परंपरा काफी पुरानी है। परिवार के बाहर के बच्चों को गोद लेने की प्रथा को संस्थागत और विधिक बना दिया गया है। भारत में काफी लंबे समय से गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो चली जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, इसको संस्थागत बना दिया है, मतलब बहुत सारी संस्थाएं खोल दी गई है। वहां पे जो बच्चे हैं जो कि जिनके माता पिता नहीं है, उनको छोड़ चुके हैं, उनको रखा जाता है, और वहां से क्या है, फैमिली जिनके पास बच्चे नहीं है वो गोद लेकर अडॉप्ट करके उन बच्चों की जो लाइफ है उनको अच्छा बना सकते हैं। जहां भारत सरकार और राज्य सरकार नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा आवश्यक सहायक और मार्गदर्शन प्रदान करती है, वहीं गैर सरकारी संगठन एनजीओ गोद लेने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली प्रदान करती है। तो हम एनजीओ की बात कर ले, ऐसी जो संस्थाएं होती है वो क्या करती है, गोद लेने की जो प्रक्रिया उन सब में शामिल होती है। भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय की सलाह के अंतर्गत एक केंद्रीय संस्थागत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण संस्था CARA का गठन किया गया है, जो बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने के लिए दिशा निर्देश जो है देते हैं। तो यहाँ पे आपको CSAR के बारे में बताया गया है, RA के बारे में बताया गया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको गोद लेना भी इतना इजी नहीं है। किसी भी फैमिली को गोद नहीं दे सकते बच्चों को, जब तक ये पता न चल जाए कि वो फैमिली क्या है, पूरी तरीके से बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि बहुत सारे दिशा निर्देश है वो लागू किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ताकि बच्चे क्या है एक सही फैमिली में जाए, सही फैमिली के हाथों में जाए।
तो यही आपका गोद लेने में था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ गया है युवा कौन होते हैं। आपने बच्चों के बारे में समझ लिया, बच्चे क्यों संवेदनशील होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के लिए की जाती है। अब यहाँ पे आ गया है कि युवा कौन होते हैं। इसमें क्या है, नई राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। युवा कौन से है, नई राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो भी व्यक्ति 15 से 29 वर्ष की आयु तक का है वो कौन है, वो युवा कहलाएगा। ठीक, युवा वह अवधि है जो जब व्यक्ति एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयारी करता है। तो युवा की कौन सी अवधि है, तो ऐसी अवधि है हमारी जो युवा की अवधि है, एक व्यक्ति की युवा वयस्क अवधि है जब क्या कर रहा है, वो भूमिका निभा रहा है। जो बहुत सारे आप देख रहे हैं उनके ऊपर बहुत सारे भार आ जाते हैं, कार्य करने के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो हम उनको युवा बोल सकते हैं। जिनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आजीविका कमाना और विवाह करना है। अब क्या है, इस एज में आप देख लीजिए, भले ही हम 15 तो ना माने, लेकिन क्या है हम 20 ले सकते हैं, 20 to 29 हम बता सकते हैं कि यहाँ से क्या हो सकता है कि शादी की एज, जॉब करने की एज क्या है, स्टार्ट हो जाती है इतनी एज में। ठीक है, तो वही बताएगी कि सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य होते हैं जब क्या है आजीविका, मतलब अपने घर का है जो भरण पोषण है वो करना शुरू कर देते हैं या फिर विवाह करने योग्य हो जाते हैं। परिवार की जीवन है प्रारंभ करना, क्या है कि आप परिवार भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और परिवार का जो जीवन यापन है वो किस प्रकार से करना भी शुरू कर देते हैं जो युवा होते हैं। हमारी राष्ट्रीय प्रगति प्रमुख रूप से उन तरीकों और संसाधनों पर निर्भर करती है जिनके द्वारा युवाओं को राष्ट्र की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित और पोषित किया जाता है और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। अब क्या है, आप देख रहे हैं युवा क्या है हमारे देश के लिए काफी आवश्यक होते हैं, क्योंकि युवाओं में ही बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है। बच्चे क्या है, बच्चे तो किसी प्रकार से आगे फ्यूचर के लिए आवश्यक है। बुजुर्ग क्या है, जो उनको देना था वो दे चुके। अब युवा क्या है, हमारे प्रेजेंट के लिए आवश्यक है। तो क्या है कि युवाएं क्या है, बताया है कि किस तरीके से राष्ट्र के लिए कितने आवश्यक होते हैं युवा। ठीक है, तो उनके लिए क्या है बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि कौशल वगैरह क्या है उनके बाहर निखर कर आ सके। तो ये आपके युवाओं के बारे में जानकारी थी। अब कौन से युवा संवेदनशील होते हैं, तो ग्रामीण और जनजातीय युवा, अपंगताओं वाले युवा, अनाथ या अन्य विशेष कठिन स्थिति वाले युवा, अवैध धंधों के शिकार, विद्यालय छोड़ चुके युवा, किशोर विशेष रूप से किशोरियां, सड़कों के आवारा बच्चे। तो ये सारे क्या है हमारे एक प्रकार से वो युवाएं होते हैं जो कि संवेदनशील है। अब हम इनके बारे में आगे समझेंगे। तो युवा क्यों संवेदनशील है, हमने बच्चे का देख लिया, बच्चे क्यों संवेदनशील है, अब हम युवा के बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या है, युवावस्था अनेक कारणों से संवेदनशील अवधि है, बहुत सारे कारण हैं। तो युवा अवस्था में संवेदनशील होने के कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। इस अवधि में कोई व्यक्ति अपने शरीर में होने वाले अनेक जैविक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है या करती है। युवा में हम गर्ल बॉय दोनों ले सकते हैं, बच्चों में भी हम गर्ल बॉय दोनों ले सकते हैं। तो इसमें बताया है कि इनकी सिचुएशन किस प्रकार से है। आप देख रहे हैं शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसमें बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें क्या है कि युवा क्या होते हैं उसके अंदर ना कंट्रोल, कंफर्टेबल होने में ही क्या है काफी टाइम निकाल देते हैं, काफी टाइम निकाल चुके होते हैं, जिनका व्यक्ति की सेहत और पहचान के बोध पर असर पड़ता है। क्या है, कुछ युवा होते हैं उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे युवा होते हैं जिनको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग जाता है, जिससे क्या होता है तो उनकी सेहत और पहचान के बोध में क्या होता है, एक प्रभाव पड़ता है। निरंतर साथियों का दबाव और बेहतर करने का दबाव अन्य कारक क्या है, हम देख रहे हैं हम इस एज में तो क्या हम क्या चाहते हैं, हमें बेस्ट से बेस्ट चीज मिले, मैं कोई भी काम करूं तो बेस्ट से बेस्ट ही हो। अब मेरे दोस्त ने मेरे को कुछ बुरा बोल दिया, अब मैंने वो बात क्या है दिल पे ले ली। तो वही बताया कि किस तरीके से साथियों का जो दबाव है निरंतर पड़ रहा है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम ये काम करो, ये मत करो, ये सारी चीजें क्या है तो एक तरीके से दबाव डालती है युवाओं पर। फिर परिवार परिवेश का किशोर को सकारात्मक सहायता, अगर क्या है सकारात्मक सहायता नहीं मिल रही है तो किसी प्रकार से वो भी संवेदनशील हो जाएंगे। सहारा प्रदान नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप कुछ किशोर शराब नशीली दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं। अब क्या है, परिवार वाले अगर
बच्चा इस एज में कुछ नहीं कर पा रहा, युवा जो है वो इस एज में कुछ नहीं कर पा रहा, तो फैमिली वाले क्या बोलने लग जाते हैं कि कुछ नहीं कर सकता है तू, कुछ नहीं मतलब आगे कुछ नहीं करेगा, पूरा करियर जो है खराब है। तो इससे क्या है बच्चे के ऊपर, युवा के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या है वो गलत संगति में पड़ जाता है। युवाओं को यौन जनन स्वास्थ्य संबंधित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है और अनेक लोगों को यौन और जनन स्वास्थ्य के सही विकल्पों की उचित जानकारी नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं, वो भी क्या है हमें ठीक से उनके बारे में जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता है, तो भी एक तरीके से क्या है हमारे किस में आ जाएंगे, तो युवा जो संवेदनशील होते हैं उस टॉपिक में ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब युवाओं के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, अब हमने बच्चों के लिए संस्थाएं देख ली, अब युवाओं के लिए आ गया कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो अपेक्षित आश्रय, स्वच्छ परिवेश और अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं। अब ये तो सभी के लिए आवश्यक है कि उनको एक अच्छा जो परिवेश है वो मिल सके, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, खाना है, कपड़ा है, घर है, रहने की जगह है, वो सारी चीजें क्या उनको प्राप्त हो सके। उचित शिक्षा और प्रशिक्षण, लाभदायक रोजगार, तरक्की, उचित अवसर। अब क्या है, युवा क्या चाहते हैं, वो घर का एक रीढ़ की तरह काम करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसको जो अच्छी नौकरी है वो मिल सके, अच्छी शिक्षा जो है मिल सके, उसके अंदर अच्छे अच्छे कौशल हो जो कि आगे जाके उसके लिए कार्य कर सके, काम कर सके, और जिससे क्या है वो धन अर्जित कर पाए। युवाओं से संबंधित मुद्दों में सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाएं तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त भागीदारी के अवसरों तक पहुंच। अब बहुत सारी जो संस्थाएं हम देख रहे हैं उन सब तक क्या है पहुंच होनी चाहिए। फिर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा संरक्षण, खेलों, शारीरिक शिक्षा, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंच प्राप्त करना। अब यहाँ बताया गया कि किस तरीके से जो युवाएं होते हैं उनको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो क्या है कि वो सभी प्रकार के जो भी शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा संरक्षण, मतलब बहुत सारे आप केसेस देखते हैं कि गलत बिहेव किया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, वो केसेस हमें दिखाए नहीं जाते, भले ही लड़कियों के साथ तो हम बहुत सारी देखते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी भी हमने देखा है, जो हमने कोलकाता के बारे में देखा है, जहाँ पे एक लेडी डॉक्टर है उनके साथ जो हुआ है। तो क्या है वही बताया कि उनको एक प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। ये सब चीजें सुन के क्या हो रहा है कि हम जो अन्य युवाएं हैं उनके अंदर क्या है एक गलत जो भावना है उत्पन्न हो रही है अपने सरकार के लिए, अपने देश के लिए। तो ये गलत भावना जो है, जो उससे ये क्या चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, ठीक है। तो युवाएं बस इतना चाह रहे हैं। और खेलों में, शारीरिक शिक्षाओं में, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुंच, क्या चाहते हैं कि जो भी फील्ड है वहां पे वो अपना कार्य जो है वो कर सके। तो ये सारी युवाओं की नीड थी, ठीक है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं। अब यहाँ पे युवाओं के लिए जो भी संस्थाएं बनाई गई हैं, तो फर्स्ट क्या है आपका ट्री सेवा योजना, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं था, आ रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय, नेशनल सर्विस जो है आपका वो है, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें क्या है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना किसकी है, हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना किसकी है, तो भारत सरकार की युवा कार्यक्रम और हमारे जो खेल मंत्रालय है उनकी एक केंद्रीय योजना है। यह भारत के +2 बोर्ड स्तर पर स्कूलों की कक्षा 11वीं और 12वीं के युवा छात्रों और तकनीकी संस्थाओं, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय स्तर के स्थानक एवं स्थानक कोर युवा छात्र को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न समुदाय सेवा कार्यक्रम और कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ बताया गया कि कौन कौन से जो बच्चे हैं, आप देख रहे हैं युवाएं क्या है, हमने 15 तक की एज देखी है। मेनली क्या है, हम बात करें तो हम 11-12 की बात करें तो हम 16 या 17 की एज में यहाँ तक पहुंच जाते हैं, 11-12 में, ठीक है। तो हम भी युवाओं में ही आ जाएंगे एक तरीके से। तो वही बताया गया है कि यहाँ पे कि किस तरीके से जो 11-12 के जो बच्चे हैं या फिर जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, तो उन सबको क्या है अवसर प्रदान किया जाता है कि वो यहाँ पर आके क्या है इसमें जो है शामिल हो सके। तो हमारी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है वो युवाओं के लिए कार्य करती है।
अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है एनएसएस में उद्देश्य। इसका उद्देश्य कौन सा है? जो हमारा राष्ट्रीय सेवा है, सॉरी, जो वही है आपका जो हमने संस्था देखी इससे पहले, तो उसका उद्देश्य बताया गया है। हमने देख लिया कि क्या कर रहे हैं, तो जो 12th है, 11th है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको इसमें शामिल करवाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो एकमात्र उद्देश्य युवा को सामुदायिक सेवा प्रदान करना है, अनुभव प्रदान करना है। यहाँ पे क्या है, सामुदायिक सेवा प्रदान करवा रहे हैं उनको, युवाओं को, और क्या है कि किस तरीके से सामाजिक और जो है अनुभव प्रदान करवाया जा रहा है कि वो ये कार्य करके क्या है, एक तरीके से अनुभव प्रदान जो है ले सकते हैं, सीख सकते हैं इन सब चीजों से कुछ। और राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी समाज के आर्थिक सामाजिक कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न राहत और पुनरावास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए भी स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं मेनली युवाओं के लिए बात की जा रही है, तो युवाओं के लिए बहुत सारी जो चीजें हैं इसमें की जा रही है कि किस तरीके से उनको अनुभव प्राप्त हो सके, वो जो कार्य है करने में सक्षम हो सके, उनको क्या है, हौसला मिल सके। ठीक है, तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। कौन कौन से विद्यार्थी गतिविधि होती है वो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत। समाज सेवा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम है, पर्यावरण और पारिस्थितिक सुधार के कार्यक्रम है, और स्वास्थ्य, सफाई और अन्य कार्यक्रम है। तो इसमें फर्स्ट में क्या है कि सड़कों का निर्माण और मरम्मत है, विद्यालय की इमारतें, गांव के तालाब, ताल आदि का निर्माण है। और नेक्स्ट में क्या है, वृक्षारोपण हो गया, तालाबों से खरपतवारों को निकालना, गड्ढे खोदना इत्यादि। अब इसमें नेक्स्ट में क्या है, तो परिवारों के कल्याण, बाल देखरेख, सामूहिक टीकाकरण, शिल्प, सिलाई, बुनाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो इन सब में क्या हो रहे हैं, जो भी 11th 12th के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्थान कोर कर चुके हैं, वो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो सारे बच्चे भी क्या है, यहाँ पर आके जो कार्य है उसमें शामिल हो सकते हैं। जो युवाएं हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना है उसके द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं और ये उसके उद्देश्य थे। अब क्या है, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना तथा नेहरू युवा का, सॉरी दिखने है थोड़ा, केंद्र संगठन जो है हमारा राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट संगठन आ गया है, उसके बारे में हमें समझना है। क्या नाम है पूरा इसका, तो हमारा जो राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन, हम इसके बारे में अब समझेंगे। इसमें क्या है, ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने और इसके साथ साथ उनके व्यक्तिगत एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्रों की स्थापना 1972 में की गई है। अब आपको ये जो डेट है अब ये याद रखनी है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है कि जो हमारा नेहरू युवा केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई है उसके बारे में। ठीक है, इसमें क्या है, तो ग्रामीण युवा को राष्ट्र की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के लिए क्या है, युवाओं के लिए हम मेनली इसमें समझ रहे हैं, तो युवाओं के लिए जो भी हम उपयुक्त कार्य कर सकते हैं ताकि उनका जो हौसला है वो बढ़ सके, तो हमने क्या किया है, जो नेहरू युवा केंद्र है इसकी स्थापना की गई है 1972 में। तो वर्ष 1987 से 1988 में नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS की स्थापना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में किया गया है। विश्व में यह अपने प्रकार की जमीनी स्तरीय सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था है। ये सबसे बड़ी हम बोल रहे हैं संस्था है। तो इसमें कौन कौन से जगहों ने मंजूरी दी है, तो क्या है, यहाँ पे क्या है, युवा कार्यक्रम एवं जो हमारा खेल मंत्रालय है इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। अब इसमें क्या है, नेहरू युवा केंद्र संगठन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, दो प्रकार के उद्देश्य हैं। फर्स्ट क्या है, ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करना। तो जो ग्रामीण युवाएं हैं उनको क्या करें, तो राष्ट्र निर्माण के, अब देख रहे हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे व्यक्तियों को पता ही नहीं था, जानकारी नहीं होती कुछ चीजों के बारे में, तो वही बताया गया कि ग्रामीण युवा को राष्ट्र निर्माण की जो गतिविधि है उसमें शामिल किया जाए और उनमें कौशल एवं मूल्यों को विकसित करना, जिससे कि वह आधुनिक धार्मिक क्षेत्र, धर्मनिरपेक्षता, तकनीक, राष्ट्र के उत्तरदायित्व, सृजनात्मक नागरिक बन सके। तो क्या है, वो पूर्ण रूप से स्वयं पर खड़े हो सके अपने पैरों पर और क्या है, अपने निर्णय स्वयं से ले सके। तो उसके लिए सारी चीजें जो है, ये संस्था जो है वो बनाई गई है। यह स्वैच्छिक, स्व सहायक और सामुदायिक जो है प्रतिभागिता के सिद्धांतों के आधार पर 13 से 35 वर्ष के युवाओं की शक्ति को सही दिशा देता है। यहाँ पे क्या है, 13 से जो 35 वर्ष के जो भी युवा है वो यहाँ पर आके इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक,
अब इसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो भी कार्यकलाप किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी नागरिक जो मूल्य है वो सिखाए जाते हैं, इसमें सिद्धांत बताए जा रहे हैं, औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, कौशल विकास प्रशिक्षण। तो जो भी युवाओं के अंदर शिक्षा है या फिर जो भी वो आगे चलकर उन शिक्षाओं से प्राप्त कर सकते हैं, उन सारी चीजों को क्या है, तो हमारा जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है इसमें उनको बताया जाता है, इसके बारे में जागरूक करवाया जाता है। ठीक है। उन्हें आत्मनिर्भर अर्थात क्रियात्मक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से उत्पादक और सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, वो क्या चाहते हैं, युवा, हम देख रहे हैं युवा क्या है, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में हमारे युवा क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या है, वो क्या चाहते हैं कि ये क्या करे, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी क्या है, हमारे देश में क्या है, मजबूत बने रहे, क्योंकि युवा क्या है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें साक्षर बनाने, गणितज्ञ कौशल विकसित करने, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने, उनके विकास की संभावनाओं के बारे में जानकारी बनाने में। तो क्या है कि उनके अंदर कौन से कौशल है, कौन से विकास हो सकते हैं उनके अंदर, उन सब की चीजों की जानकारी क्या है, हमारे जो संगठन है नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसमें बताया जाता है। ठीक है। अब साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन यहाँ पे बता रखा है। तो इसमें क्या है, अनेक युवा क्लब और स्वयंसेवी जो संगठन साहसिक कार्यों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग करने की विभिन्न गतियों का आयोजन करते हैं, जो कि इस प्रकार से। अब हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार से है, लेकिन यहाँ आपको बताया गया है, यहाँ पे क्या है, ये स्वयंसेवी जो है हमारे क्या कर रहे हैं, तो जो भी साहसिक कार्यक्रम है उनको क्या है, प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहन करके क्या कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं एक तरीके से। तो उनके बारे में यहाँ समझेंगे। इसमें क्या है कि इन कार्यकलापों का उद्देश्य युवा में साहस, जोखिम लेने, सहयोगात्मक रूप से दल में काम करने, पढ़ने की क्षमता और चुनौतीपूर्ण स्थितियों के लिए सहनशीलता की विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो यहाँ बताया गया कि कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है एक युवा के अंदर। तो एंटरप्रेन्योर आप देख रहे हैं, एक तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जोखिम उठा सके, किसी भी दल में शामिल हो सके, जो भी उसके अंदर कौशल है उसको निखार सके। तो इन सब चीजों के लिए क्या है, यहाँ पे फंड दे रहे हैं। अब राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन क्यों आवश्यक है। तो क्या है, सरकार द्वारा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब क्या है, सरकार क्या कर रहे हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, जो भी स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं वो वित्तीय संसाधन क्या है उनको दे रहे हैं, उनको धन दे रहे हैं, ताकि क्या करे, वो आगे चल के जो और भी उनके अंडर जो काम करने वाले व्यक्ति है या जिनको उनको सेवा प्रदान करी है, अच्छे प्रकार से उनको सेवा दे सके, जिससे एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को एक दूसरे से प्रदेशों के दौरों पर भेजने का प्रबंध किया जा सके, जिनमें काफी संस्कृति भिन्नताएं हैं, जिनमें देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों के लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाई, देश के अन्य भागों के सामाजिक रीति रिवाजों आदि की अधिक समझ विकसित हो सके। अब यहाँ क्या है, इन सबको क्यों इस संस्थाएं हैं क्यों बनाई जा रही है, क्यों, इनका क्या कार्य है, तो क्या कर रही है ये, तो एक तरीके से जो युवाएं हैं उनके कौशलों को तो निखार रहे हैं, उनको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, साथ में क्या चाहते हैं, जो हमारे देश के युवा है वो भी एक साथ रहकर मिलजुल कर कार्य कर सके। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिविरों, सेमिनारों, सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। अब क्या है कि हम राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जहां पर क्या है, सेमिनार बिठाए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा क्या कर रहे हैं, तो हमारा जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब स्काउट गाइड यहाँ पे आ चुके हैं कि कौन कौन से कार्य जो है युवा द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, सरकार स्काउट गाइड के प्रशिक्षण, रैलियों और जम्बूरियों के आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब क्या है, स्काउट गाइड जो वगैरह जो कार्य है उसके लिए क्या कर रही है, सरकार ही जो वित्तीय सहायता है वो प्रदान करवा रही है। तो इसके उद्देश्य क्या है, लड़के और लड़कियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरे के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ाना। तो क्या है कि स्काउट गाइडिंग वगैरह से क्या हो रहा है, तो देश के जो लड़के या लड़कियां युवा है उनके अंदर क्या आ रही है, देशभक्ति आ रही है, देशभक्ति की भावना आ रही है, वो अपने देश प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके लिए क्या है, सरकार द्वारा भी इनको सहायता मिल रही है। शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाना, अब यहाँ पे क्या है, इस प्रकार की एक्टिविटी की करवाई जाती है जिनसे क्या हो रहा है, तो उनकी शारीरिक और जो मानसिक विकास है उनमें वृद्धि हो रही है, और समाज सेवा की भावना विकसित करना। इससे क्या हो रहा है, ये जो कार्य है आप देख रहे हैं, स्काउट गाइडिंग वगैरह है, इससे क्या हो रहा है, तो समाज
जो देश प्रेम की भावना है, समाज सेवा की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट क्या बता रखा है आपको, तो राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, तो युवाओं को अपने देश की विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी करने के राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करता है। तो इसमें क्या बताया गया मेनली, तो हमारा जो राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम है वो क्या कर रहा है, तो युवाओं को अपने देश में विकसित जो भी कार्य हो रहे हैं विकास प्रक्रियाओं में भागीदार करने और राष्ट्र देशों में सहयोग करने और समझ को बढ़ाने के लिए मंच, मतलब एक तरीके से बोलने की छूट दी जा रही है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, युवाएं अपने पक्ष को रखना चाहते हैं, तो उनको क्या है, मंच दिया जा रहा है, उनको अपने कौशलों को प्रस्तुत करने का एक जरिया दिया जा रहा है। किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम के द्वारा। भारत में वृद्ध जन की जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताएं, अब हम यहाँ पे क्या आ गए हैं, वृद्ध जनों के बारे में आ चुके हैं। युवाओं के बारे में आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो क्या है, भारत में वृद्ध जन की जनसंख्या की विशिष्ट विशेषताएं बतानी है हमें, यहाँ पे बताई गई है। क्या है, अनेक देशों में विशिष्ट नागरिक 65 वर्ष या अधिक की आयु वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि भारत में 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ माना जाता है। अन्य देशों की हम बात कर ले तो वहां पे वृद्ध जनों की क्या एज होती है, 65, लेकिन हम अपने भारत की बात करें तो 60 है यहाँ पे वृद्ध जनों की जो एज है वो। यहाँ से क्या है, इतने एज के व्यक्तियों को क्या मान लिया जाता है, फिर वृद्ध मान लिया जाता है। अब यहाँ क्या है, भारत में वृद्ध जनों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो हमें यहाँ बताना है कि जो वृद्धि हो रही है कि क्यों हो रही है या कौन से कारण है, तो वो बता रहे हैं। तो जीवन प्रत्याशा जो 1947 में 29 वर्ष की थी, 2011 में बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई है। अब यहाँ पे जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की जो हम टाइम पीरियड की बात कर ले, शैली की बात कर ले, तो क्या है, 1947 तक 29 वर्ष थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई है, 67.9 हो गई है। भारत में वरिष्ठ जनों की जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। अब क्या है, भारत में जो वृद्ध लोग हैं उनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। अब चीन की हम जनसंख्या की बात कर ले, वहां पे वृद्ध जन सबसे ज्यादा है और सेकंड नंबर पर हमारा देश भारत है। इसमें से अधिक 80% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग जो है कहाँ रहते हैं, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वृद्ध जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या में वृद्धि है। तो वृद्धों में भी सबसे ज्यादा कौन सी है, तो हम स्त्रियों की बात कर लेते हैं, तो स्त्रियां जो वृद्धावस्था में ज्यादा पाई जाती है। अति वृद्ध व्यक्तियों में 80 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या में वृद्धि है। जो हमने नॉर्मल वृद्ध जनों की बात कर ली, भारत में तो कितनी है, 60, और अति मतलब बहुत ज्यादा की हम बात कर ले, जीवन जीने की शैली की बात कर ले, तो उतनी कौन सी है, हमारी 80 है। अब देख रहे हैं हमारी डेथ रेट कितनी कम है कि मतलब 80 की आयु में हम सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग है उनको हम ले लेते हैं। 30% वरिष्ठ नागरिक की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अब 30% वरिष्ठ क्या है, जो बुजुर्ग क्या है, गरीबी रेखा, जो हमने आगे देखा था वो भी गरीबी रेखा से नीचे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुजुर्गों के बारे में बताया था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो संवेदनशील क्यों होते हैं, तो क्या है, अनेक कारण होते हैं। मैंने बताया आपको कि बुजुर्ग क्या होता है, एक तरीके से वो भी बच्चे के जैसे ही हो जाते हैं। उनकी स्थिति भी क्या होती है, मानसिक रूप से वो बच्चों के प्रकार के ही हो जाते हैं कि उनको चाहिए होता है कुछ प्यार चाहिए होता है, स्नेह चाहिए होता है, लोग उनके पास बैठे उनसे बात करे, पूछे, जाने उनके बारे में। ये सारी चीजें क्या होती है, बुजुर्गों को भी चाहिए होती है। तो बुजुर्ग क्यों संवेदनशील समूह में आते हैं, क्यों है ये संवेदनशील, तो हम देखते हैं आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर है। अब क्या है, इनके अंदर फर्स्ट तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम देखें कि बचपन से वो क्या सोच रहे हैं कि बच्चे वो पाल रहे बच्चों को। अब क्या है, अब ऐसा एज आ गई है उनके पास कि उनको पूर्ण रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा है। कम शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य, अकेलापन, पृथक्करण, दूसरों से बोझ बन जाना की भावना। अब क्या है, पूरी तरीके से बच्चों पर निर्भर हो गए तो उनके अंदर यही भावना आएगी कि मैं तो बोझ बन चुका हूं उनके ऊपर, या फिर शारीरिक शक्ति कम हो चुकी है। आप देख रहे हैं एज ज्यादा हो चुकी है तो क्या है, वो सही से कार्य भी नहीं कर पाएंगे। और उम्र बढ़ने के साथ साथ अनेक अपगंताय बीमारी, मतलब बहुत सारी ऐसी अनचाही बीमारी जो कि शारीरिक रूप से होती है, मतलब घुटनों में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो।
महानगरों प्रारंभिक पारिवारिक ढांचों में बिखराव। अब क्या है, नए नए नगर हम देख रहे हैं, महानगर बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि फैमिली क्या है अलग अलग शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो वो भी क्या, उनको क्या सिचुएशन होती है, बुजुर्गों की हम बात करें तो वो चाहते हैं कि सब साथ में रहे, एक साथ रहे, एक साथ उनके देखना चाहते हैं। लेकिन क्या है, अभी के टाइम में क्या होता है, सब सेपरेट रहना पसंद करते हैं, अलग अलग अपनी अलग अलग फैमिली के साथ। तो ये सारी चीजें क्या है उनको अच्छी नहीं लगती है। और पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन, अब बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके हैं, तो वो भी उन लोगों को पसंद नहीं आते हैं। अब क्या है, खराब स्वास्थ्य, उम्र बढ़ने के साथ साथ अनेक बीमारियां, दृष्टि कमजोर होना, मोतियाबिंद अथवा कारण, तंत्रिका विकार, गठिया के कारण चलने फिरने की परेशानी और देखभाल कर पाने में असक्षम। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि खराब स्वास्थ्य के साथ साथ और क्या है, तो नजर कमजोर हो चुकी है, उससे क्या है चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, गठिया की प्रॉब्लम है वो आ चुकी है, आंतरिक विकार है, वो सारी चीजें क्या है बुजुर्गों में आ जाती है। तो इसीलिए क्या है, हम बुजुर्ग जो है संवेदनशील जो व्यक्ति है उसमें आते हैं। इसी में आगे आपको बताया गया है कि अकेलेपन की पीड़ा, पारिवारिक जीवन चक्र में ऐसी अवधि जब बच्चों के विवाह हो जाने से उनका आजीविका कमाने के लिए परिवार से दूर हो जाना, अकेलापन, पृथककरण या दूसरों पर बोझ बन जाने की भावना अनुभव करवाता है। तो अब देख रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अंत में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बच्चे जब बड़े हो चुके हैं, उनका विवाह हो चुका है, तो क्या करें, घर की आजीविका तो चलानी ही पड़ेगी, तो क्या करें, वो घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ आपने देखा होगा फैमिली में, आपने सुना होगा कि वो गांव में रह रहे हैं और उनकी फैमिली में पूरी फैमिली है, उनकी मम्मी पापा है और वो साथ में है, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं उनके। लेकिन क्या करें, अब उनके बच्चों का ट्रांसफर हो रहा है, वो बड़ी पोस्ट पर जा रहे हैं या उनको कमाने के लिए बाहर जाना है, तो क्या करते हैं, घर में छोड़ देते हैं अपने माता पिता को और खुद अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं। तो वही क्या है, उनको अकेलापन अनुभव होता है, अकेलेपन की जो भावना है उनके अंदर आ जाती है। आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर हो जाने का तनाव। अब क्या है, आर्थिक रूप से क्या होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं अपने बच्चों पर ही निर्भर हो जाते हैं, वो भी उनको काफी बुरा लगता है। तो देखते हैं कि क्या है, बच्चों की ना ऐसी सिचुएशन होती है कि वो नहीं देख पाते, तो क्या है घर में मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, तो क्या है बुजुर्गों को सारी चीजें क्या है अच्छी नहीं लगती है। अब वृद्धजनों की उचित देखभाल न होना पाने का क्या कारण है। अब क्या है, बहुत सारे वृद्धजन ऐसे हैं जिनकी उचित देखभाल नहीं हो पा रही है, तो उनके कौन से कारण है। पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बिखराव, शहरी जीवन की कुछ विशेषताएं, छोटा परिवार, एकल परिवार, बुजुर्गों की देखभाल के लिए समय की कमी, रहने के लिए सीमित संसाधन, महंगे रहन सहन, अधिक कार्य, निकट और विस्तारित परिवार के अंतर्गत कम सहायता, पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन, परिवार के सदस्यों की निजता एवं लिए गए समय में स्वतंत्रता, भौतिकता और आत्म केंद्रित होने जैसे प्रवृत्ति में भी वृद्धों की उचित देखभाल सक्षम नहीं होने के कारण आती है। अतः अनेक वृद्धजन ऐसे समय के अनेक अकेले रहते हैं जब परिवार में सहारा उनके लिए अधिक आवश्यक है। अब यहाँ बताया गया कि किस तरीके से वृद्धजन जो है अकेले रह जाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे जो परिवर्तन है वो हो रहे हैं, पुराने मूल्य हैं वो चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है घर में कि क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, क्या है अपने घर के बड़ों से अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो क्या है उस समय उनको क्या लगता है, बहुत अकेलापन लगता है, जब उनको देखभाल की आवश्यकता होती है उनके पास कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यही है आपका कि वृद्धजनों के लिए उचित देखभाल न हो पाने के कौन कौन से कारण है। अब यहाँ आपको बताया गया है कि वृद्धजनों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं। कुछ कार्यक्रम बता देते हैं। सरकार ने 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाया है। सरकार ने अपनाया है 1999 में एक राष्ट्रीय नीति। बुजुर्गों को मानव संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए। उनके व्यापक अनुभव और बाकी क्षमताओं को इष्टतम उपयोग में राष्ट्र विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को भी उनके स्वस्थ और अर्थपूर्ण जीवन यापन की क्षमता को सुनिश्चित करना चाहिए। अब क्या है, सरकार ने ऐसा कुछ नियम लागू किया जिससे क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, हम उनकी सोच से, जो उन्होंने पिछले समय में जो भी चीजें जी है, जिनके कठिनाइयों को देखा है, झेला है, उनसे बाहर निकले हैं, तो उनकी जो सोच है उनकी हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो काफी लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं, जो भी उनके अंदर हम बोल सकते हैं नॉलेज है उनके पास, तो उन सब चीजों क्या है सरकार एक तरीके से उपयोगी मानना चाहती है कि उन सब चीजों से अगर आगे हम जूझे तो क्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश में जो ऑलरेडी इन सब चीजों को देख चुके हैं वो हमें इन सब से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रखा जा रहा है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी। वही बताया है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी नीतियां लागू की है। राष्ट्रीय पेंशन योजना इसमें आप देख सकते हैं, आपको बताया है।
तो इस योजना में क्या है कि इस योजना को वर्ष 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना का नाम मिला है। यह उन बुजुर्गों के लिए है जो या तो बेसहारा है या गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, जो हमारे जो ये वृद्धा पेंशन योजना है, ये तो क्या है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है या फिर हम वृद्धा पेंशन योजना बोल दे तो क्या है, ये इंदिरा गांधी द्वारा 2007 में चालू करवाया गया है। इसमें क्या है, तो हम देख रहे हैं कि जो भी बेसहारा बुजुर्ग है, जो कि जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है या फिर जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको यहाँ पे पेंशन दिया जाता है। पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना में भाग लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 साल जो है ईयर्स 65 ईयर्स करनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, 65 साल की जो है उनकी आयु हो जानी चाहिए। वर्ष 2011 में घटाकर क्या है, इनकी आयु को 60 वर्ष कर दिया गया है। अब क्या है, पहले 65 ईयर्स थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको 60 ईयर्स कर दिया गया है। लाभार्थी को 60 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए, उनके पास अपना आयु प्रमाण पत्र और निराश्रित होने का प्रमाण होना चाहिए। तो क्या है, कुछ अब ऐसी हर किसी को तो नहीं दे सकते, कोई भी झूठे जो प्रूफ है वो ला सकता है। तो क्या है, यहाँ पे एक प्रमाण दिया जाता है जो उनका आयु प्रमाण पत्र है कि वो इस एज में आ चुके हैं कि उनको जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए। इससे लाभ पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जो रकम मिलती है, कुछ हिस्सा केंद्र का और कुछ राज्य का होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो वृद्धा पेंशन योजना है तो उसको पूरी तरीके से पूर्ण किस प्रकार किया जाता है। तो कुछ क्या है, हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है और कुछ राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। सरकारों ने अपने निजी संसाधनों को इस राशि को बढ़ा सकती है। अब संसाधन सरकार क्या कर सकती है, तो अपने निजी संसाधनों से भी इस राशि को और बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो वृद्धा पेंशन योजना है उसमें था। अब जीविका की तैयारी करना, अब क्या है, आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब इसमें आप कौन कौन से जीविका की तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में है। तो बच्चे, युवा और वृद्धजनों के लिए संसाधनों और संस्थानों और कार्यक्रम के प्रबंधन में करियर रोजगार के लिए योजनाकार, प्रबंधक और प्रशिक्षण की क्षमताएं, कौशल होना आवश्यक है। यहाँ पे कौन कौन से कौशल की आवश्यकता है आपको देखनी है कि किस तरीके से संस्था या कार्यक्रम को हम स्थापित करने से पहले क्या है, कोई भी हम करियर बना रहे हैं, रोजगार चाहते हैं, तो उसके लिए हमें योजनाकार आना चाहिए, प्रबंधन और प्रशिक्षण की जो क्षमता है, हम किस तरीके से इसको स्थापित करें, किस तरीके से इसको चलाएं, तो ये सारी योग्यताएं क्या है, हमारे अंदर होनी चाहिए। जिसे किसी पहले से चल रहे कार्यक्रम संरक्षण में इंचार्ज अथवा प्रबंधक के रूप में कार्य किया जा सकता है। हम ऐसे भी कार्य कर सकते हैं कि पहले से कोई संस्था चल रही है, वहां पे भी हम इंचार्ज के रूप में, एक वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं। करियर, रोजगार विकल्प के रूप में उद्यमी भी हो सकते हैं, हम खुद का भी कार्य शुरू कर सकते हैं। और युवाओं में, बच्चों अथवा वृद्धजनों के लिए किसी भी संगठन कार्यक्रम को स्थापित करने की पहल कर सकते हैं, जिसके लिए लक्ष्य समूह की आवश्यकता और देखभाल के तरीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम खुद से कार्य कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमें संस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सही से चलाने का तरीका आना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो भी हमें आना चाहिए। जीविका के लिए व्यापक जानकारी और अनेक कौशलों की क्षमताओं का विकास। ठीक है, हमें बहुत सारी आवश्यकताएं होती है कौशल की। यहाँ पे क्या है, हम एक संवेदनशील समूह की बात कर रहे हैं, जिनको क्या है, बहुत सारे आवश्यकताओं की जरूरत है, बहुत सारे स्नेह की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, तो हमें उन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब क्या है, जन कौशल, किसी संगठन को चलाने या उसमें काम करने का अर्थ है कि आपको विभिन्न पदों पर काम करने की पृष्ठभूमि से लोगों की बातचीत करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जन कौशल बताया गया है। फर्स्ट, समुदाय, समाज की भागीदारी, योजना बनाना, प्रबंधन, क्रियान्वयन करना। हमें क्या है, समुदाय में ही आना चाहिए कि किस तरीके से समाज के लिए जो भागीदारी है, मतलब समाज क्या है, यहाँ पे आके भागीदार, मतलब यहाँ पे आए और मिले, हमसे बातचीत करें, और किस प्रकार से प्रबंधन, इसको हम किस तरीके से स्टार्ट करें और इसको किस तरीके से आगे चलाएं, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। निजी क्षेत्र के वित्तीय संसाधन और संगठन की नवचारित कार्यक्रमों की सहायता के लिए, सरकारी विभागों से बातचीत के लिए। अब बहुत सारे कौशल की आवश्यकता, हमें बातचीत करने का ढंग आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है, कहाँ हमें रिस्पेक्ट भी, कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट से बात भी करनी है, साथ में क्या है, अपना दिमाग भी यूज करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें कम समझ के क्या करते हैं, अपनी बातों में फंसा के वहां से हटा देते हैं, लेकिन हमें उस टाइम क्या है, अपना जो माइंड है वो यूज करना आना चाहिए। और संगठन में काम करने वाले व्यक्ति और लाभार्थी के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध, तो जो भी अन्य काम करने वाले व्यक्ति, हमें उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने चाहिए।
अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका बता रखा है प्रशासनिक कौशल, किसी संगठन या कार्यक्रम को चलाने या उसका जो प्रबंधन करने में प्रत्येक मुद्दे की मूलभूत समझ होनी चाहिए। अब हमें कौन सी समझ होनी चाहिए, अगर हम कोई भी संस्था है स्थापित कर रहे हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी समझ होनी चाहिए। तो क्या है, वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती कराना, सेवाएं संस्थाओं का संयोजन, उपकरण खरीद, आवर्तिक मूल्यांकन और फीडबैक, स्थान किराया पर देना, रिकॉर्ड और सामान का हिसाब रखना। ये सारे क्या है, हमें कौशल जो है वो आने चाहिए कि किस तरीके से हमें धन की जो है मोल भाव है वो पता होना चाहिए, धन को किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से आगे लगाना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। स्थान किस तरीके से किराए पर देना है, या फिर रिकॉर्ड जो है, अब रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, मेन तो हमारा रिकॉर्ड ही होता है। हमें जो कोई भी हम लीगल काम करिए तो हमें रिकॉर्ड रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये कुछ जन प्रशासनिक कौशल आपको बता रखे हैं जिसकी आवश्यकता आपको हो सकती है इन सब फील्ड में जीविका बनाने के लिए। फिर इस क्षेत्र में रोजगार, बाजार और प्रवेश के लिए अध्ययन कार्यक्रम, कौन कौन सी हमें नॉलेज, मतलब कौन कौन सी पढ़ाई हमें इसमें करनी होगी। तो क्या है, पूर्ण स्नातक डिग्री हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मुक्त और दूर शिक्षा प्रणाली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ से अगर हमने पढ़ लिया है तो हम इन सब संस्थाओं में जो है यहाँ पर अपना जो करियर है वो बना सकते हैं। इसमें क्या है, पूर्ण स्नातक डिग्री में क्या है, गृह विज्ञान से हमें डिग्री प्राप्त करनी होगी और सामाजिक कार्य में अथवा समाज के विज्ञान की किसी भी अन्य शाखा में जाना होगा हमें। और ये क्या है, गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम है उसमें हमें शामिल होना होगा। युवा विकास कार्यक्रम में डिप्लोमा करना होगा। बुढ़ापे जो हमारा एज है, ओल्ड एज है, वहां पे हमें देखभाल करना आना चाहिए। और सहायक जो प्रमाण पत्र है वो भी हमें मिलना होगा, तभी हम जो ये कार्य है, संस्थाएं वगैरह है, उसको हम स्थापित कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो जीवन कौशल है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कार्य क्षेत्र और रोजगार बता रखे, कौशल हमने देख लिए, कौन कौन सी पढ़ाई हमें करनी होगी हमने वो देख लिए। अब यहाँ पे हम कौन कौन से काम कर सकते हैं वो है, तो क्या है, हम अपना जो निजी संस्था है वो खोल सकते हैं, किसी स्तर पर काडर में काम कर सकते हैं, हम किसी अन्य जगह पे काम कर सकते हैं, या फिर अपना जो संस्था है हम वो खोल सकते हैं। हम कहीं पे प्रबंधक बन सकते हैं कि किस तरीके से कार्य करना है, चलाना है, हम ये सब सारी जानकारी जो है वो बता सकते हैं। अनुसंधान करता, मूल्यांकन करता, क्या है, रिकॉर्ड वगैरह रखने की चीजें जो है या फिर पैसे वगैरह का यूज है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आ गया, आपका कि हम कौन कौन सी जो जीविकाएं हैं, कार्य है, रोजगार के अवसर हमें जब हम ये पढ़ाई कर ले रहे हैं तो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहीं पे जो आपका पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है और आपको जो पूरा चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स को समझा दिया है। वीडियो भी काफी लॉन्ग बन चुकी है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।